आज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ बोल रही क्या? अच्छा, मतलब बुक गया थे प्रिंट देने के लिए, इतना पैसा मांग रहा बुक का प्रिंट का, 20,000 रुपया मांग रहा है। अरे बाप रे बाप, जितना का बाबू ने उतना का झुनझुना हो जाएगा। कहाँ गए थे? हाटन रोड सन प्राइस प्रिंट दुकान गए थे। और एक जगह गया तो बोला कल आने के लिए, बोला नहीं मेन मालिक। और एगो से पूछे तो वो बोला ना कि पहले तो बोला, हम बोले ना कि हम 5 गो कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, या फिर 10 गो कराएंगे। तो बोला 10 गो कराएगी तो आफरीन कॉल करी, रुको तो एक मिनट देख लेता हम, 1 मिनट। आफरीन नसीम कॉल करी, 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ वालेकुम सलाम, बोलो। मैम बोल रहे ना घर पे गेस्ट आया हुआ है इसलिए ना। मैं बोली कि जब देखते हैं तो अब देखते क्या, हम डिसाइड कि अब छोड़ देंगे और क्या। वैसे भी वो बुक बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा और कोई फ़ायदा वायदा भी नहीं हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, लिक्विड का मैनेजमेंट सिस्टम, साइंस में ये टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, हर्बर्ट साइमन, ग्रीस एग्रिस, चेस्टर आई बर्नार्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है? टेलर का है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपोन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसको बोला जाता है FW टेलर, शॉर्टकट में बोला जाता है FW टेलर बोला जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दी ना, देखो थ्योरी पहले ऐसे क्या था कि पहले तुम्हारा थ्योरी आया था तो फ्योल, उसके बाद ग्लीक, यूरबिक, है ना, उसके बाद ये लोग थे, ये लोग दे रहे थे, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा फॉर्मल थी, इनकी भी फॉर्मल थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट को ऐड किया। तो इनके थ्योरी को बोला जाता है फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल हो गया या फिर तुम्हारा गुलीक हो गए, उर्बिक हो गए, ठीक है ना। इन लोगों ने जो हाँ इन लोगों ने जो थ्योरी दी थी ना, तो वो बहुत ही फॉर्मल थी, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मल के बारे में बात हो रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन्होंने थोड़ा साइंटिफिक एंगल को ऐड किया था। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक एंगल को ऐड किया था। बंद कर देना, ठीक है। तो साइंटिफिक पब्लिक है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे मुझसे ना, मैं जब दे गई थी लॉ का एग्जाम देने के लिए, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सब ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी फ्योल, यूरबिक, गुलिक इन्होंने किया, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक एंगल को किसने ऐड किया था? तो ये थे तुम्हारा ये FW टेलर। और इसीलिए इनके थ्योरी को बोला जाता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक एंगल को ऐड किया था पहली बार? तो यही थे, FW टेलर ही थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार साइंटिफिक एंगल को ऐड किया था। और इसी को बोला जाता है फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सॉरी, इन्हीं की जो थ्योरी को बोलाता है फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बोला टेलर वाज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ दिस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ओरिजिनेटर ये नहीं है, ये प्रोपोंडर है, इन्होंने प्रोपोंड किया था, लेकिन ओरिजिनेट किसी और पर्सन ने किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है ना, इसको सबसे पहले कॉइन किया था लुइस ब्रांडिज ने, 1910 में किया था इन्होंने, ठीक है। लुइस ब्रांडिज 1910 में साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को कॉइन करते हैं, याद रखो, एक एक वर्ड को याद करो, ठीक है। टेलर ने इसको प्रपोन किया था, लेकिन यूज किया, ऑरिजिनेट किया था किसी और ने, लुइस ब्रांडिज ने। It was the first it was the first tailor sorry it was a tailor who used the term to give a complete and systematic explanations of scientific methods and techniques for promoting organizational efficiency and economic। बोल रहा है कि लेकिन इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, उस पर्सन का नाम है टेलर, ठीक है ना। इन्होंने कंप्लीट और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था, साइंटिफिक मेथड को यूज किया था, टेक्निक्स को प्रमोट किया था, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन के इफेंसी और इकोनॉमिक के लिए। हमने क्या बोला, फ्यूल हो, टेलर, यूरबिक हो, गुलिक हो, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ फॉर्मल के बारे में बात किया था, कोई कोई साइंटिफिक या सिस्टमेटिक टाइप का मेथड या टेक्निक्स टाइप का मेथड को यूज नहीं किया था। ये टेलर ने ही पहली बार यूज किया था।
इसलिए टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक खाली मैनेजमेंट नहीं है, देख लो, क्योंकि अभी हम लोग फ्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे तो उनको भी बोला जाता है, लेकिन उनको कुछ अलग चीज बोला जाता है। इनको इनका में लगा हुआ साइंटिफिक, देख लो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो टेलर है। और इसलिए इनको टेलरिज्म भी बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज याद करना है वो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रपोन किसने किया था, तो टेलर ने किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है, तो टेलर से जुड़ा हुआ है। टेलर लेकिन ऑरिजिनेटर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार यूज किया था। तो ऑरिजिनेटर किसने है और कौन है ऑरिजिनेटर, तो लुइस ब्रांडीज है, ठीक है। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है टेलर को। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉन एज टेलरिज्म, इनको टेलरिज्म भी बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आता भी है ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग इसको याद करेंगे, पहले इसका बुक याद करेंगे। अब तुम लोग बोलेगे कि ये रेड नहीं है, बिकॉज कि मैं मतलब मैं ये पहले वाला था ना, मतलब पहले का बना हुआ नोट है, तो ये इसको मैं रेड नहीं की हूँ, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये पहले का बना हुआ, मतलब कुछ कुछ मैं मॉडिफाई की हूँ, लेकिन मैं मेरे तरफ इधर माइंड नहीं आया कि इसको मैं रेड कर दूँ, लेकिन तुम लोग इसको याद करना, भूलू है तो छोड़ मत देना, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, एक दो बार नहीं आया, तीन चार बार आया, देखो कैसे आया। एक बार तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया, दूसरा बार दो बुक और था और दो बुक और था, पूछा इसमें से कौन सा टेलर का बुक है। फिर एक बार क्वेश्चन आया तो बोला कि इसमें से कौन सा टेलर का बुक नहीं है, तो दो टेलर का था, दो जो थिंकर का मांगा था उसका था, तो तीन बार आ चुका है ये घुर फिर कर। तो इसलिए हम लोगों को याद करना टेलर का सारा बुक, और पहले भी मैं करवाई थी और एग्जाम में आया भी है, ठीक है। ए पीस रेट सिस्टम, इनकी पहली बुक का नाम है ए पीस रेट सिस्टम, और कैसे अभी हम लोग इसको याद भी करेंगे, ट्रिक्स याद करेंगे। ए पीस रेट सिस्टम किसका बुक है, तो टेलर का बुक है। उसके बाद जो दूसरी बुक है उसका नाम है सॉफ्ट मैनेजमेंट, और तीसरी बुक का नाम है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और फोर्थ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 की बुक है। मतलब एक पीस, एक टुकड़ा सॉफ्ट से लिया और उसको कट किया, ऐसे कट किया, बिल्कुल प्रिंसिपल यूज करके, साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करके, ये क्रोनोलॉजिकल तरीका का हो गया। टेलर का बुक, पहला जो बुक है उसका नाम है पीस रेट सिस्टम, दूसरे वाले का नाम है सॉफ्ट मैनेजमेंट, तीसरे वाले का नाम है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, फोर्थ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुझे जहां लगा है कि थोड़ा ऐड करना मैं किए, लेकिन जहां नहीं लगा मैं नहीं ऐड की हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बड़ा है ही नहीं, छोटा छोटा थिंकर है, छोटा छोटा ही पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग मुझे पहले बताओ कि पहला बुक का नाम क्या है, फर्स्ट वाला बुक का नाम क्या है, पीस रेट सिस्टम। दूसरे वाला का शॉप मैनेजमेंट। सॉफ्ट मैनेजमेंट, हाँ, तीसरे वाला का, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। और फोर्थ वाला, और फोर्थ वाला, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल हाँ। और इसको ऐसे याद भी रखना कि एक पीस लिया, सॉफ्ट से काटा उसको, बहुत काटा कैसे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज करके, हो गया चार बुक का नाम याद, ठीक है ना। अब पहले हमको यहाँ पे चार प्रिंसिपल याद करना पड़ेगा कि टेलर जो थे वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चार तरह का साइंटिफिक प्रिंसिपल होगा, तब वो अच्छे से रन कर पाएगा, अच्छे से इफेंसिवली इकोनॉमिकली रन कर पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में चार प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिकली तौर पर रन करने के लिए चार प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। एक तो इन्होंने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा बताओ तो तुम लोगों को पता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, किसी को भी, हाँ, मतलब वो ना पढ़े लिखे लोग को लेगा, अनपढ़ को नहीं, यही है। और कोई बोलना चाहेगा, मतलब अंगूठा जो छाप है उन लोग को नहीं लिया जाएगा, हाँ साइंटिफिक मेथड यूज किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है भाई, ये बात सुन लो, कोई अंगूठा छाप तो नहीं है भाई, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, देखो, बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में अगर किसी को ले, ठीक है ना, तो आपको प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल का नाम है, बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। साइंस ऑफ रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि आपको जो ट्रेडिशनल, एक तो जो ट्रेडिशनल पर्सन है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा, आपको अगर इंटरव्यू के बेस पे किसी को ले रहे हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन जिसको मैं ले रहा हूँ क्या वो एक्सपीरियंस बेस्ड है कि नहीं। एक्सपीरियंस बेस पे दूसरे पर्सन को लेना चाहिए एक। दूसरा देखना चाहिए क्या वो स्टैंडर्ड का है कि नहीं। अभी मैं सबका पर्सन बताऊंगी, ठीक है ना। अगर ये सब हम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पता है क्या इंक्रीज होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम ट्रेडिशनल पर्सन को रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले पर्सन को, अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। एक्सपीरियंस बेस पे लेंगे, स्टैंडर्ड वाला लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा कि बिल्कुल तुम सही मेथड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज किया है, ठीक है ना। साइंस नॉट ए रूल थंब, साइंस कोई अंगूठा छाप नहीं है कि आप किसी को भी बड़े बड़े पोस्ट पे दे दो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंजीनियर का पोस्ट खाली है और मुझे इंटरव्यू के लिए इंजीनियर को अपॉइंट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले देखूंगी कि उस वो जो पर्सन इंटरव्यू देने आया है वो एक्सपीरियंस बेस है कि नहीं, ठीक है ना। अगर एक्सपीरियंस बेस है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल है कि नहीं, ठीक है ना। कैपेबल है तो तब तब मैं लूंगा। अब ये नहीं कि मैं क्या करूंगा कि उस पर्सन को मैं जानता हूँ, ठीक है ना, वो मेरा वो मेरा पर्सनली मेरा दोस्त है, ठीक है ना, या मैं एक अपनी तरफ से गेस वर्क कर लेता हूँ, हाँ हाँ वो बहुत अच्छा पर्सन होगा, हाँ वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उसको सिर्फ मैं नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के बेस पे मैं उस पर्सन को ले रहा हूँ, तो वो रूल ऑफ थंब हो गया। यानी मैंने अंगूठा छाप के जैसा मैंने ले लिया, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इंजीनियर का पोस्ट खाली था, आपने ऐसा पर्सन के लिया जो इंजीनियरिंग किया भी नहीं था, एक बात। दूसरा, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तीसरा कि मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, है ना। तो ये जो मैंने किया तो रूल ऑफ थंब किया। लेकिन क्या नहीं करना है, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। इंजीनियर का जॉब में साइंस वाला स्टूडेंट को ही लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। और उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ट्रेडिशनल पर्सन को रिप्लेस करने का मतलब ही क्या है, देखो अभी तुम लोगों को पता है, जैसे कहने का मतलब है, जैसे मेरे भाई हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को अपडेट होना पड़ता है। अपडेट का मतलब क्या, जैसे तुम देख रहे हो अभी एआई आ रहा है ना, तो एआई आ रहा तो तुमको एआई का अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इंजीनियर को अपने आप को जो जो नया डेटा आता है ना उनको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है 1 मंथ का। जैसे कोई मार्केट में कोई नया चीज आया, ठीक है, कोई नया एआई का फंक्शन आया, कुछ भी आया, तो उन लोगों को वो अपडेट करना पड़ता है। और जो नहीं कर पा रहा अपडेट, पुराना इंजीनियर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब क्योंकि पहले कुछ और काम चल रहा था, अब कुछ और, फॉर एग्जाम्पल पहले का इंजीनियर लोग चलो मान रहे हुए कि उतना तुम्हारा एआई यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, और अभी तो एआई पे ही ज्यादातर डिपेंड हो रहा। तो पहले वाला जो इंजीनियर है वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा, वो वही ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं चलेगा, आपको तो अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ इसलिए रिप्लेस नहीं करें क्योंकि आप मेरे जान पहचान के हैं, तो वो रूल ऑफ थंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो तब ये फिर साइंटिफिक मेथड नहीं होगा, तब ये रूल ऑफ थंब होगा। तब यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल पर्सन को रिप्लेस कर देते हैं, एक्सपीरियंस बेस पे कोई पर्सन को लेते हैं, स्टैंडर्ड पर्सन को ले रहे, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज होगी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पहला क्या है, साइंस नॉट ए रूल थंब। अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है तो बिल्कुल पहले उसके अंदर हर क्वालिटी देखिए कि जिस जो पर्सन का पोस्ट खाली है मैं उसके लिए ले रहा हूँ, तो क्या उसके अंदर क्या वो क्वालिटी है, ठीक है, हाँ है, वो इंजीनियर बनने के काबिल है। या मान लो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई फाइनेंस मैनेजर का पोस्ट खाली है, तो क्या वो उस वो पोस्ट के लिए वो कैपेबल है, तो हाँ वो कैपेबल है, एक बात। दूसरा, उसके अंदर एक्सपीरियंस है, हाँ एक्सपीरियंस है। चलो अगर एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ तो कम से कम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे अगर मैं ले रहा हूँ तो यानी साइंस नॉट ए रूल था, ये प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे माइंड में ये बात चल रहा है, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग लेना होगा। हारमोनी नॉट ए डिस्कोर्स, हारमोनी नॉट ए डिस्कोर्ड का मतलब होता है, याद करो ये वाला, हारमोनी नॉट डिस्कोर्ड का मतलब होगा तुम्हारा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, दोस्ती करना है। अब मैनेजर को भी अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट,
देखो तुम कहीं पर भी देखना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय होता है जिसको सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर और वर्कर हो, जो जो सबऑर्डिनेट हो, उनके बीच में हमेशा लड़ाई होगा, बताओ। अब अगर तुम्हारा हमेशा लड़ाई होते रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेंसी हो जाएगी ना, वो इनइफेंसी हो जाएगी। तब यहाँ पे अच्छा से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनइफेंसी हो जाएगा। अच्छे से काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हार्मोनी बना के रखना पड़ेगा। मतलब जो सबऑर्डिनेट है और मैनेजर है, इन लोगों दोनों को अपने माइंड से इनको चेंज करना पड़ेगा और फ्रेंडली रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा या कोई पॉलिसी बन रहा, तो ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक प्रिंसिपल, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। दूसरा हो गया हार्मोनी नॉट ए डिस्कोर्स। एक हो गया कॉपरेशन नॉट ए इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम होगा तो कॉपरेशन के बेस पे होगा, ना कि इंडिविजुअल के बेस पर। कोई एक इंडिविजुअल बोला कि हाँ 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 ये पॉलिसी ठीक है, इस पॉलिसी को हटा दीजिए, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन कोई एक पर्सन से नहीं चलता है, सब उसमें सब कोई कंट्रीब्यूट करता है, तभी जाके तुम्हारा होता है ना। अब कोई एक पर्सन बोले नहीं 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 नहीं, टीम वर्क होना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी काम हो तो टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है ना। टेलर बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इफेंसी को, है ना, इफेंसी को इंक्रीज करना है तो आपको टीम वर्क को प्रमोट करना पड़ेगा। क्या प्रमोट करना पड़ेगा भाई? टीम वर्क प्रमोट करना है। किस चीज को? टीम वर्क। टीम वर्क। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। और अब उसके बाद बोल रहे कि इंडिविजुअल के बेस पे नहीं, अलग 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 ऐसे नहीं, बल्कि टीम वर्क काम दो। और तुम सुनी हो गया कि कोई अगर होंगे तुम्हारे लोग जान पहचान, तो पता चलेगा कि टीम वर्क में काम होता है। कोई प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें इतना सारे लोगों को रख लिया उस प्रोजेक्ट में, पूरा टीम मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो इस तरह से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अच्छे से रन कर पाएगा, इंक्रीज होगा इफेंसी। डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर इन देयर ग्रेट इफेंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो भाई, बोल रहे कि आपको ना, देखो, बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जहाँ पे हमको वर्कर के इफेंसी के बारे में सोचना भी, वर्कर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनकी प्रोस्पेरिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी वर्कर खुश होकर अच्छा से काम करेगा। ठीक है। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम वर्कर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि वर्कर को क्या क्या, वो कितना काम कर पाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर कितनी एबिलिटी, उतने काम दे, जितना एबिलिटी उतने ही काम देंगे। वर्कर में कितनी एबिलिटीज हैं, है ना। अगर एबिलिटी नहीं है तो थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे। अब हम उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो हम उसके ऊपर तो हम ये कर देंगे, नहीं तो वो करना ही पड़ेगा, हर हाल में ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, तो फिर उसके पास एक बर्डन आ जाएगा कि मुझे करना है करना है, उसमें वो सीख नहीं पाएगा काम। ठीक है। तो बिल्कुल आपको पहले उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस काम के लिए। वर्कर को भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना काम करने की एबिलिटीज है ना, उसको क्या क्या चीज की जरूरत है ना, उसको क्या नीड है वर्कर का। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देंगे काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना इफेंसी जो है ना वो बढ़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि मैंने पहले देखा कि ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दी कि टीम वर्क काम कराओ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क। लेकिन टीम, मान लो टीम, मैं क्या बोल रही हूँ, टीम वर्क कैसे होता है कि किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोगों को पता होगा एनडीए का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है उसको करवाती हो, वो जो एग्जाम होता है तो उसका जो, अब तो शायद अब नहीं होता है, पहले नहीं अभी भी होता है। तो जो तुम्हारा तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम देती हो, तो वो जो ऑनलाइन का जितना से भी सेटअप होता है ना, वो टीसीएस सेट करता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या की, टीसीएस को प्रोजेक्ट दी कि आपको एनटीए के एग्जाम को कंडक्ट कराना, और उसके लिए जितना भी सेटअप है आपको करना है। तो उससे उस प्रोजेक्ट पे सारे लोग मिलकर काम करते हैं, एक लोग नहीं काम करेंगे, सारे लोग काम करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ढेर सारे लोगों को रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं,
ठीक है ना? क्या उनको उनके अंदर वो एबिलिटी है? क्या वो वर्कर उस काम के लिए ठीक कैपेबल है? अगर कैपेबल तो ठीक है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर खामी है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे कि देखो भाई ऐसे काम होगा। ठीक है? ठीक है। उसके अंदर हाई पोटेंशियल है कि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा, जो एनटीए ने प्रोजेक्ट दिया है टीसीएस को। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने दिया है कि एनटेक एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम भी पहले तुम्हारा टाटा ही करवाता था, टीसीएस कराता था, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई और करवाया था, जिसकी वजह से तुम्हारा सीजीएल का एग्जाम एग्जाम सुन रहे थे कि लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो जा रहा था एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो बहुत मतलब गंदा एग्जाम, गंदे तरीके से एग्जाम हुआ था इस बार एसएससी का, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो मैं पहले की बात बोल रहा हूँ। तो चलो, जैसे तो एसएससी सीजीएल को दिया और टीसीएस को दिया कि आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवाना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सेटअप करना पूरा। तो इन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया और कुछ एम्प्लॉयमेंट को दे दिया अपना कि आप लोग इस पे काम कीजिए। तो ये लोग देखेंगे कि वर्कर के अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, वो प्रोजेक्ट बना सकेगा कि नहीं। ठीक है। हाँ, अगर उसके अंदर थोड़े बहुत खामी है तो हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है ना? इस तरह से अगर हम देखेंगे पाएंगे, हाँ कर ले रहा, तो जब वो करेगा ना, जब हम देख कर दे रहे कि हाँ वो पर्सन कर पा रहा, तो इस तरह से ग्रेट एफिशिएंसी आएगी और प्रोस्पेरिटी भी आएगी, वर्कर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा तब मुझे ये काम दिया है। ठीक है। और थोड़े बहुत अगर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दे देंगे कि देखो भाई ऐसे ऐसे तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्रिंसिपल, जिसको साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला जाता है। पहला का नाम है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, दूसरा का नाम है हार्मोनी नॉट ए डिस्कोर्स। मैं डिफिनेशन नहीं लाई हूँ क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आता उतना। कॉपरेशन नॉट ए इंडिविजुअल, एंड फोर्थ नंबर है डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कहने का मतलब है कि वर्कर वर्कर को जब काम दिया जाए तो वर्कर के अंदर उसकी जो ग्रेट एफिशिएंसी उसको डेवलप कर दिया जाए। हम अभी बताए भी कि प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको उसके लिए ट्रेनिंग दे दो। तब उसको ट्रेनिंग दे देंगे तो वो जो काम करेगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक ना? उसके बाद ग्रेट एफिशिएंसी आएगी, खूब अच्छा से वो प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसमें से तुम लोगों को बोलो याद हुआ कि नहीं? डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी के लिए और ग्रेट एफिशिएंसी के लिए वर्कर को भी थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, वर्कर के काम को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, उनके एबिलिटी को ट्रेनिंग देना, थोड़ा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना? थोड़ा उनको बताना पड़ेगा। और वही वैसे वर्कर को सिलेक्ट करेंगे जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। जो नहीं कर पाएगा उसको सिलेक्ट करके क्या फायदा? थोड़ा बहुत अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मैं क्या बोलूँ, ट्रेनिंग दे के काम चल जाएगा, लेकिन जिसको दम नहीं आ रहा तो वो कैसे करेगा? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्रिंसिपल। बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो 4 प्रिंसिपल जब काम करती है ना, इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करने के लिए, स्टैंडर्ड वर्क काम करने के लिए ये 4 प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेलर। टेलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मतलब इसको अगर मैं ये बोलूँ ना कि यहाँ पे ऐसे भी बोल सकती हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब। मतलब जो पर्सन जो काम के लिए कैपेबल है उसको ही वो काम देंगे और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दे देंगे। फिर उसके बाद जिसको नहीं आ रहा तो थोड़ा सा क्या दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। अगर जिस पर्सन को नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, है ना, उसको ट्रेनिंग भी दे देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होगा, एक तो वर्कर को भी अच्छा लगेगा कि मुझे जो काम आ रहा मुझे वही काम मिल रहा है, और उसके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो काम भी बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल है। मुझे बताओ तुम लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हुआ? मैं तुम लोग से यहाँ पे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ नहीं, पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है? science is not a rule of thumb. साइंस रूल ऑफ थंब। और दूसरा का नाम क्या है? Harmony, not discord. तीसरा वाला का नाम क्या है? Cooperation, not individual. Cooperation, not individual. फोर्थ वाला का? Great efficiency and prosperity. हम्म। और ये जो 4 प्रिंसिपल है ना, ये जो 4 प्रिंसिपल है, ठीक है ना, यही प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है ना। 4 प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए टेलर 4 तरह का प्रिंसिपल को बोलते हैं फॉलो करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? कभी कभी इसको ना मेंटल रिवोल्यूशन भी ऐड कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं पे 5 बोलता, कहीं पे 4 बोलता है। इसे पूछेगा नहीं कि 4 बोला कि 5, तुमसे ये पूछेगा इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये पूछ लेगा। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया। ये बात पूछ लेगा कि इसमें से कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कितना है कितना नहीं, क्योंकि कोई बुक में तुम्हारा क्या क्या हुआ है, मेंटल रेगुलेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया है, कोई बुक में मेंटल रेगुलेशन को यहाँ पे ऐड किया, लेकिन मैं ज्यादातर बुक में यहीं पे होगा ऐड, ठीक है ना, मेंटल रेगुलेशन, क्योंकि आर्ट नहीं बनेगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा तुम्हारा कि इससे एक काम करने का वेस्ट वे जो बोला था ना, वेस्ट वे वो मिलेगा काम करने का, एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना, और एक बेस्ट मेथड निकल के आएगा तुमको, ठीक है। ये चार प्रिंसिपल तुम लोग को समझ में आ गया। अभी आ जाओ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था, अब हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक एक याद करो पहले। एक टेक्निक्स का नाम है फंक्शनल, अच्छा एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 5 टेक्निक्स हैं। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 5 टेक्निक्स होनी चाहिए, और वो जो 5 टेक्निक्स है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, बोल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 5 टेक्निक्स का होना जरूरी है, ठीक है ना, 5 टेक्निक्स का होना जरूरी है। 4 प्रिंसिपल होना चाहिए और 5 टेक्निक्स होना चाहिए। कितना प्रिंसिपल होना चाहिए? 4, लेकिन टेक्निक्स बोलेगा तो कितना? 5। कौन कौन सा टेक्निक्स है हम लोग एक बार देखेंगे। देखो, पहला जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा का नाम है वर्क स्टडी, वर्क स्टडी का ये सब टाइप, ठीक है ना, वर्क स्टडी। फोर्थ का नाम है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम, देख लो डिफरेंशियल पीस नहीं है, प्राइस लिखा हुआ है ना, डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम। और एक है तुम्हारा यहाँ पे ना, एक्चुअल में प्राइस नहीं होगा, ये पीसी होगा, पी आई, गुस्से लग रहे हैं पे मिस्टेक हो गया, डिफरेंसेस पीस वेज सिस्टम होगा, मैं ठीक बोल रही हूँ ना। अच्छा, प्राइस लिखा हुआ है, इसको पीस भी कर करके बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक है मेंटल रेगुलेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि क्या क्या, पहले याद करो, पहला जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल कितने 4 है, टेक्निक्स कितने 5 है, कौन कौन? फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, और इसका एक और नाम है मैं नीचे बताऊंगी, मेंटल रेगुलेशन। ये 5 टेक्निक्स होना चाहिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ठीक ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितना टेक्निक्स होना चाहिए? 5 टेक्निक्स। बोलो कितना टेक्निक होना चाहिए? 5 टेक्निक्स होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल। देख लो ये प्राइस ठीक लिखा हुआ, गलत नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, मेंटल रेगुलेशन, ये 5 टेक्निक्स होना चाहिए। प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? बोलो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? 4। और टेक्निक्स, हाँ और टेक्निक्स, टेक्निक्स कितना होना चाहिए? 5। हाँ 5 टेक्निक्स होना चाहिए। मैं क्वेश्चन इसका लाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। देखो पहला टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहला टेक्निक्स को बोला जा रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप, इज अ टेक्निक्स जहाँ पे प्लान और एग्जीक्यूट किया जाएगा आर सेपरेटेड। बोला है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में बोला गया है कि अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो आप क्या कीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस को 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक पार्ट में प्लानिंग किया जाएगा और एक पार्ट में एग्जीक्यूटिव्स किया जाएगा, और ये दोनों को मिला के ही बोला जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, ठीक है ना। बोले कि भाई ऐसे बांटना कि एक पार्ट में सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसको हटा दो, मैं डायरेक्ट पिक्चर में आ जाती हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप में बोला कि आप दो, फंक्शनल फोरमैनशिप में बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो आप क्या कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्ट कर दीजिए, है ना। फंक्शनल फोरमैनशिप को इन्होंने बोला कि 2 पार्ट कर दीजिए, एक पार्ट में होगा प्लानिंग रूम और दूसरे पार्ट में होगा एग्जीक्यूटिव रूम या प्रोडक्शन रूम, जो भी बोलो, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जल्दी बताओ तो। कोई नहीं, हाँ वही तो, मैं तो करवाई तुम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। पूछता ना, कैसे पूछता है कि प्लानिंग रूम में कौन बैठा बैठा हुआ है और एग्जीक्यूटिव रूम में कौन बैठा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो भाई,
बोल रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप को 2 पार्ट में बाँटा गया है। एक पार्ट में बोला गया है कि प्लानिंग करने के लिए दे दीजिए और एक पार्ट में एग्जीक्यूटिव्स करने के लिए दे दीजिए। एग्जीक्यूटिव्स कौन होता है बताओ तो? अगर तुम इंडिया में भी देखोगे एग्जीक्यूटिव्स कौन होता है? जो बॉस होता है, जो बड़ा। एग्जीक्यूटिव होते हाँ। हैं, हाँ, अ, जैसे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव रूम में बैठा लोग बॉस लोग बैठा, अच्छा ये बी है, ठीक है ना? ये एस नहीं है, ये BOSS बॉस, ठीक है ना? देख लो भाई, तो एग्जीक्यूटिव रूम में जो बैठा हुआ है ना, वो बॉस लोग बैठा हुआ है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयरिंग बॉस, ठीक है ना? इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए इंस्पेक्टर भी है साथ में। तुम देखी होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ आईएएस ऑफिसर लोग होता है, इंस्पेक्टर लोग होते हैं उसी तरह, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? कि तुम्हारा एग्जीक्यूटिव रूम में ये लोग बनाए, ये लोग क्या करेगा? सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा, है ना? प्लान कौन करेगा भाई? तुमने सुनी होगी जैसे आईएएस ऑफिसर जो होते हैं तो वो लोग भी तो तुम्हारा पार्लियामेंट में रह मतलब सॉरी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं, जो बड़े जो आईएएस ऑफिसर लोग होते हाँ, हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर लोग देते हैं ना। तो समझ, तो वो लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग करता है प्लान, वो लोग बताएंगे। जैसे तुम्हारा बोला जाता है कि नोटबंदी हुआ तो वो लोग ही प्लानिंग दिया कि सर नोट कैसे से चेंज कर दिया, हर चीज का प्लानिंग वो लोग देता है कि सर ऐसे कीजिए, ये कीजिए। तो प्लानिंग, तो उस तरह से वो लोग एक तरह का क्लर्क होता है प्राइम मिनिस्टर का, अगर तुम लोग देखोगी तो क्लर्क जो होता है ना वो यहाँ बैठता है प्लानिंग में, क्योंकि वो प्लान करेगा और बॉस को बताएगा। तो जो बॉस बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर बैठता है यहाँ पे, ठीक है, और क्लर्क बैठता है प्लानिंग रूम में। ये लोग सिर्फ प्लान करेगा। जैसे तुम बिल्कुल इंडिया का ही रेफरेंस में तुम ले लो कि प्राइम मिनिस्टर लोग रहता है, वो लोग सिर्फ एग्जीक्यूट करता है ना, पॉलिसी बना के निकालता है। लेकिन इधर से प्लानिंग कोई और बनाना, वो लोग आईएएस ऑफिसर रहता है, बड़ा बड़ा आईएएस ऑफिसर, तो वो लोग तो प्लानिंग अच्छा करेगा। तो ये लोग भी, लेकिन उन लोगों को बोला जाता है वो लोग होता है नीचे, पढ़ाई के मामले में तो ऊपर होता है, बट इन लोग पोस्ट के मामले में इन लोग से नीचे होता है, तो इसलिए इन लोगों को क्लर्क बोलेंगे, जो प्लानिंग रूम में बैठा हुआ है। क्लर्क, क्लर्क, क्लर्क। लेकिन ये जो क्लर्क है ना, इसको इसको चलाने के लिए ये लोग पूरा डिसिप्लिन में इन लोगों को रहना होगा। तुमने देखी होगी आईएएस ऑफिसर लोग कितना डिसिप्लिन में होता है। तो यहाँ पर एक आदमी होता है जो इन लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है, और इसको बोलेंगे डिसिप्लिनियन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरियन, या डिसिप्लिन भी जो भी बोल दो, ठीक है ना? तो देख लो अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि 3 को दे दिया क्लर्क, अरे वो दे दिया बॉस। अब बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा प्रोडक्शन रूम में बैठते हैं, बोल दो, बोलो इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव रूम का पार्ट है, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो तुम लोग याद रखना, जो प्रोडक्शन या एग्जीक्यूटिव रूम में होता है वो बॉस होता है, और बॉस के साथ एक इंस्पेक्टर होता है। लेकिन प्लानिंग रूम में कौन होता है? क्लर्क होता है। क्लर्क को डिसिप्लिन देने के लिए एक सॉफ्ट डिसिप्लिन होता है ना? सॉफ्ट डिसिप्लिन होता है। दुकान मतलब क्या बोला था, चलो शॉप तो मतलब दुकान होगा, तो मतलब वो एक तरह का डिसिप्लिन का दुकान लेके बैठा हुआ है कि देखिए आप लोग को ये नहीं करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करना है। कलर को लोग को बता रहा है कि आप लोग को डिसिप्लिन में रहना है। रूट कलर को बता रहा, इंस्ट्रक्शनल कार्ड कलर को बता रहा, टाइम एंड कॉस्ट कलर को बता रहा। मैं याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, बाकी इनका फंक्शन याद करने से तुमको क्या बता रहा है? एक्चुअल में ये तुम लोग कॉमर्स में पढ़ाया जाता है पूरा एकदम डीपली, ये कॉमर्स का है। और जैसे जैसे अभी सुषमा भी पढ़ रही होगी ये वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सब तुम्हारा, हाँ, ये हाँ, पूरा मैनेजमेंट जो है ना पढ़ा हाँ, रहा है। मैनेजमेंट जो टॉपिक है ना वो एक्चुअल में तुम्हारा कॉमर्स का जो टॉपिक है। लेकिन चूंकि तुम एमएड कर रही हो तो एमएड में ये सब देगा, ठीक है? मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है, और ये मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, तो ये कॉमर्स का टॉपिक है, ठीक है? कॉमर्स वाले बताओ, उन लोग पढ़ेंगे तो पूरा हर एक पार्ट को पढ़ेंगे कि रूट कलर का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का काम क्या है, टाइम कॉस्ट का। हम लोग क्या, हम लोग को तो ऊपर ऊपर पढ़ना है, ठीक है? हम लोग बहुत मतलब हम लोग भी एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर पढ़ रहे, नहीं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, बट इतना डीप में नहीं जा रहे कि रूट कलर का काम क्या है, इंस्ट्रक्शनल कार्ड कलर का काम क्या है, ये सब नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो मुझे बताओ कि हम लोग कितना टेक्निक्स पढ़े, कितना टेक्निक्स बताओ? साइंटिफिक फाइव। मैंने 5 टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स का एक नाम बताओ जो अभी हम लोग पढ़े हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फंक्शनल, हाँ फोरमैनशिप, फंक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ एक मिनट, फंक्शनल फोरमैनशिप बोली ना तुम लोग, मुझे लिखने दो यहाँ पर, ठीक है? फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया। फंक्शनल फोरमैनशिप को क्या बोला कि 2 पार्ट में बांट दो। एक हो जाएगा तुम्हारा प्लानिंग, ठीक है, और एक हो जाएगा तुम्हारा इसको प्रोडक्शन बोलो, या तुम्हारा एग्जीक्यूशन। या एग्जीक्यूटिव्स बोलो। एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर जो भी आएंगे वो बॉस वाले पर्सन आएंगे, और बॉस के साथ एक इंस्पेक्टर भी होगा।
और यहाँ पे जो आएगा उसको क्लर्क बोला जाएगा। और इसके साथ एक सॉफ्ट डिसिप्लिन होगा, जो डिसिप्लिन का दुकान लेके बैठा हुआ होगा, है ना, जो बताएगा ऐसे करना है, हर काम को बताएगा वैसे करना है, ठीक है ना, सॉफ्ट डिसिप्लिनर होगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन कार्ड होगा। हाँ, मतलब वही उसमें क्लर्क में तो सब आ जाएगा, क्लर्क में खाली बॉस लिखी हुई इधर, इधर क्लर्क हाँ। लिखी हुई, ठीक है ना। तो ये तो तुम लोग को क्लियर हो गया एक वाला। और इसी को बोलेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। पहला टेक्निक समझ में आ गया। फंक्शनल फोरमैनशिप को दो पार्ट में बांटा गया। एग्जाम में से प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, मैं तुम लोगों को कल लेकर आऊंगी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन दी हूँ वो 5 वाला क्वेश्चन चेक कर लूंगी। अब स्टैंडर्ड कैसे बनाना, वर्क को सिंपल और स्टैंडर्ड कैसे बनाना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। बोला काम को क्या करो, थोड़ा इजी बना दो, ठीक है, और स्टैंडर्ड बनाओ भाई, ठीक है। तो काम इजी कैसे बनेगा मैं बता रही हूँ। बोला कि आप क्या करो, टेलर सजेस्ट करता है कि देयर शुड बी फिक्स स्टैंडर्ड फॉर एवरी थिंग दैट इज ए प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, मशीनरी, वर्किंग कंडीशन। दिस इज टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट एंड ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करो कि कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर अगर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड वर्क करना है, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड वर्क करने के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं जैसे बुक बनाई, मेरा बुक स्टैंडर्ड नहीं हुआ, बोलो क्यों, टाइम कंज्यूमिंग, उतना दिन से मैं बना रही तो टाइम लगा। अब टाइम लगाने के बाद में उतना पैसा मांग रहा था, 20,000 रुपये मांग रहा प्रिंट करने का। तुम बताओ कि ये मेरा काम स्टैंडर्ड नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल ही लेंदी मेथड यूज की मैं, ठीक है। मैं जो मेथड यूज की हूँ ना वो बहुत ही लेंदी है, लेकिन टेलर क्या बोल रहा कि आप ना लेंदी मेथड यूज ना करें कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, सिंपल मेथड यूज करें। एक नंबर, आप ना जो रिड्यूस, जो वेस्ट चीज है ना, जो मतलब जो मुझे नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, मेरा टाइम उससे ज्यादा नहीं लगा बिकॉज कि मेरा तो डिलीट हो गया था, तो मैं दोबारा बनाई तो मुझे ज्यादा टाइम लगा। बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेस्ट काम होते हैं ना, जो उसका कोई जरूरी ही नहीं है और आप उसको बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको पहले आप हटाइए, वेस्ट को रिड्यूस कीजिए, ठीक है। अब मैं वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में था, को मैं बता रही हूँ क्या एग्जांपल था। कि आप क्या करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन सेव द टाइम एंड द कॉस्ट एंड द ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन। इसका मैं बहुत एक अच्छा एग्जांपल रखी जो मेरे माइंड में आने रहा, चलो मैं बता रही हूँ फिर भी। कहने का मतलब है कि एक वर्कर है, ठीक है ना, यहाँ पे काम कर रहा है वर्कर, ठीक है, उसका ना यहाँ पे वो काम कर रहा है, वर्कर लोग सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई तुम्हारे बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है ना, बिस्किट की बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट बन रही है, और बिस्किट में जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होंगे वो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब वर्कर को बार बार जाके रॉ मटेरियल्स को दूसरे रूम से लाना पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे उनको अपना काम करना पड़ रहा है सारे वर्कर को। तो ये जो आप काम करवा रहे हैं ना, वर्कर को यहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड वर्क नहीं है। बोलिए बोलिए क्यों। एक तो वर्कर यहाँ पे जा रहा, टाइम लग रहा, एक बात। दूसरा हर वर्कर जो है ना वो थक जा रहा है बार बार का जाने से, जा रहा आ रहा। सबसे अच्छा आप स्टैंडर्ड वर्क करने के लिए क्या कीजिए, जो आपने जितना भी रॉ मटेरियल्स यहाँ रखे हैं यहाँ पे, वो रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ला के रख दीजिए। उससे क्या होगा कि वर्कर जो काम करेंगे ना एकदम स्टैंडर्ड वाला काम करेंगे, क्योंकि वो थकेंगे नहीं, ठीक है, वो थकेंगे नहीं, उनको बार बार जाना नहीं पड़ रहा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, देखिए टाइम भी बच गया, है ना, टाइम भी बच गया, खूब अच्छा से काम भी हो गया मेरा, ठीक है। टाइम वो लोग थका नहीं ना, थका नहीं। अच्छा स्टोरी क्या है, सुनो मैं स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी क्या था कि टेलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि लेबर लोग ना एक दिन में बहुत कम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनाइजेशन से, हाँ कुछ बोल रही हो क्या, बोलो। हाँ तो स्टोरी है कि टेलर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं ना कि वर्कर लोग उतना अच्छा मतलब उतना अच्छा से वो काम नहीं कर पा रहे जितना उस ऑर्गेनाइजेशन में
आउटपुट आना चाहिए, जितना ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहिए इफेंसिली। तो उन्होंने देखा कि आखिर इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वर्कर काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने देखा कि वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जितना भी सारी चीज़ें वो यहाँ पर रखा गया है, एक चीज़ दूसरे रूम में रखा गया है, एक चीज़। तीसरा चीज़ है कि उनको ना ज़रा-सा मतलब आराम-वाराम करने का भी टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है ना? उन्होंने जब स्टडी किया तब उन्होंने ये सब चीज़ें निकाला कि स्टैंडर्ड वर्क कब होगा, आप काम को ईज़ी बना दीजिए ना, आप काम को ईज़ी बना दिया। हम काम को ईज़ी कैसे बनाएँ? जो दूसरे रूम में मेरा सारा सामान रखा होता मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब वर्कर उसको बार-बार जाना नहीं पड़ रहा, तो यहीं पे काम कर रहा है। एक तो वो थकेगा नहीं और दूसरा वो काम को जल्दी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको लेट करना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा, फिर लाना पड़ रहा है। तो इस तरह से वो काम करेगा ना, तो बहुत ईज़िली कर लेगा, ठीक है ना? बहुत ईज़िली कर लेगा, बहुत फिक्स टाइम पे और अच्छे से काम कर लेगा। और एक और बात, ये भी बात देखो ना, जैसे तुम देखी होगी कि जैसे ज़ोमैटो वगैरह में तुम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर की, ठीक है? कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह में कि ला के कुछ खाने का सामान। तो देखती हो कि एकदम टाइम पे जो टाइम पे आता है तो टिप भी मिलता है उन लोगों को। क्यों भाई? कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो क्यों मिलता है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, देखो 2 रास्ता है। एक रास्ता ऐसे है, ठीक है? और एक रास्ता शॉर्टकट है, ठीक है? तो वर्कर को अगर यहाँ पे जो तुम्हारा वर्कर है तो वो उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा कि वो शॉर्टकट ले। क्योंकि अगर वो ऐसे वाला रास्ता में जा रहा है जो बहुत लंबा लॉन्ग है और ये सीधा रास्ता है और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ट्रैफिक भी आ सकता है ना? तो अगर ये रास्ता लेता है, ये रास्ता से जा रहा है, ठीक है? ये रास्ता से जा रहा, एक तो घर डिलीवरी जो देगा वो लेट में देगा, ठीक है? तो यानी तो फिर वो कॉल करके बोलेगा कि आपका सर्विस अच्छा नहीं था, आपने बोला था कि मैं वरना 20 मिनट्स में लाके पहुंचा दूंगा, लेकिन 20 मिनट्स में तो नहीं आया। तो देखो भाई, काम भी अच्छा नहीं हुआ। और जो वर्कर होगा वो थक भी जाएगा, क्योंकि उसको इतना चलना पड़ रहा है। और जब तुम्हारे सामने एक छोटा सा रास्ता है पड़ा हुआ, तो क्यों ना तुम छोटा वाला रास्ता को अपनाओ ना। तुम जल्दी से जाओगे, जल्दी पहुंचा दोगे, है ना, शॉर्टकट लेकर। और उसके बाद तुमको क्या होगा कि वो कॉल करके फीडबैक क्या देगी कि आपका जो काम था बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने 20 मिनट में बोला था, 20 मिनट में आपने लाके पहुंचा दिया, है ना। तो स्टैंडर्ड वर्क भी हो गया और काम भी सिंपल हो गया। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी करना है कि आपको जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह दूसरी जगह जो रखा हुआ है ना, वर्कर जहाँ पे काम करे वहीं पे रख दे, मशीन वगैरह जितनी भी टूल है सब वहीं पे रख दे, ठीक है। उससे क्या होगा, वर्कर का टाइम बचेगा और वर्कर थकेंगे नहीं। तो इस तरह से वर्कर जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो वो जो काम होगा वो स्टैंडर्डाइजेशन होगा और काम भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। वो कॉम्प्लिकेटेड होता था, ई रूम से जा रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर उसके बाद काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन सिंपल क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे लाके सारा मटेरियल ला के रख दिया। क्या? हाँ, चलो, ठीक है। बोलो, ये वाला समझ में आया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हाँ। आगे में, हाँ जी। ठीक। तो हम लोग 2 टेक्निक्स पढ़ लिए। एक टेक्निक्स का नाम था फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। दूसरा टेक्निक्स का नाम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने 2 काम को बांट दिया। इसमें हमने क्या किया, काम को स्टैंडर्डाइजेशन बनाया और काम को सिंपल कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ वर्क स्टडी। मैं क्या बोली कि टेलर जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करता है, तो पता चलता है कि वर्कर जो है वो थक जा रहे हैं। क्यों थक के? तो उन्होंने वर्क स्टडी की। तो उन्होंने वर्क स्टडी किया तो उनको क्या क्या पता चला, देखो वर्क स्टडी का मतलब एक सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। अच्छा, तुम लोग को ये सब नहीं याद करना, जो हेडिंग वगैरह बस वही याद करना है, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशनल फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द पहला वाला मैं बड़ा लाई हूँ, बाकी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। Main objectives of the work study to the improve efficiency by making the optimum utilization of resources. Taylor believe करता है कि efficiency can be increased endlessly. He advised work study to improve efficiency. He has divided his work study into 4 पार्ट। टेलर ने जब वर्क स्टडी किया तो इन्होंने क्या किया, वर्क स्टडी को 4 पार्ट में बांट दिया। ये 3 नंबर टेक्निक्स है, 1 2 3 4। इन्होंने क्या किया, वर्क स्टडी को इन्होंने क्या किया, वर्क स्टडी को इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। एक का नाम था मेथड स्टडी, दूसरे का नाम था मोशन स्टडी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इनमें से कौन सा वर्क स्टडी, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है।
टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। मतलब इन्होंने क्या किया, पहले मेथड को स्टडी किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मेथड यूज करना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने देखा मोशन, और वही वाला बात है, मेथड क्या यूज करना चाहिए कि काम को सिंपल कर देना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल कर देना चाहिए। मोशंस का इन्होंने क्या स्टडी किया कि जब वर्कर बार बार इस रूम में जा रहे हैं रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, फिर इस रूम से इस रूम में आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम वो जो रॉ मटेरियल्स वहाँ रखा हुआ उसको मैं यहाँ ला के रख देती हूँ, ठीक है। तो ये एक उन्होंने स्टडी किया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टडी उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने स्टडी किया टाइम स्टडी। बोले एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा, अब टाइम ज़्यादा करे तो इरिटेट, तुम कोई काम करो ना, किसी काम को करने से, कोई काम कर रही हो, वो काम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा, तुम इरिटेट हो जाओगी। तो जब वर्कर लोग भी काम कर रहे थे और जब वो उनका काम बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो वो लोग इरिटेटिंग फीलिंग करने लगते थे। तो तुम देखो ना, जब ये रॉ मटेरियल से तुम यहाँ ला के रख दे रहे हो, तो तुम्हारा तो काम ईजी हो जा रहा ना। फिर बोल रहा है कि फैटिक स्टडी का मतलब क्या है कि वर्कर जो है ना कंटिन्यूअस काम करते, कंटिन्यू काम कर रहे थक जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इन लोगों को फ्रीक्वेंसी में काम करने ना दे, बल्कि थोड़ा सा इनको रेस्ट करने के लिए भी दे दें, ठीक है ना। उनकी कैपेसिटी, उनके नीड के अकॉर्डिंग काम करने दे। जितना वो काम कर कम सॉरी जितना वो काम कर पा रहे उतना काम करने के लिए दीजिए, ठीक है ना। जितना वो कर पा रहे उतना काम करने के लिए दीजिए, एक नंबर। दूसरा कि अगर वो लोग थक जा रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो वर्क स्टडी में इन्होंने क्या बोला, मेथड स्टडी किया कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए काम करने के लिए। मोशन स्टडी, यहाँ से वहाँ बार बार मोशन कर रहे तो वो लोग थक जा रहे हैं, है ना, तो इससे भी काम नहीं होता, इसलिए मोशन स्टडी उन्होंने किया। फिर इन्होंने टाइम स्टडी किया कि ज़्यादा काम करने से वर्कर क्या करे, इरिटेशन फील कर रहे हैं ज़्यादा काम करने से, है ना। अच्छा नहीं लग रहा उन लोगों को, इरिटेट फील होने लग रहा कि हम लोग ज़्यादा काम करें, इतना इतना देर लग जा रहा है एक काम करने में, ठीक है। तो इस तरह कभी कभी मैं भी नोट्स बनाती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी कोई नोट्स बहुत ही जल्दी बन जाता है, कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मेरा दिमाग खराब हो जाता है एकदम। तो हम ना एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे कि मतलब एक तो नोट्स भी नहीं बन रहा और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया। तो वो सबका है, वो नेचुरली, तुम लोग भी कभी देखना, कोई कभी भी कोई नोट्स वगैरह बना रही होगी कुछ भी, या कोई आंसर याद कर रही होगी और याद ही नहीं हो रहा, बहुत टाइम ले रहा, तो अपने अंदर से एक ना चिड़चिड़ापन आने लगता है इंसान को कि अरे बाप रे अभी तक हुआ नहीं, हम कब से इसी के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे होने लगता है। तो ये तो आदमी का नेचुरल है। और फैटिक, काम करते करते इंसान थक जाता है, बिल्कुल, कोई भी रहेगा करते करते थक ही जाएगा, बहुत सारा काम करेगा। तो इन्होंने चार चीज किया। तो देख लो वर्क स्टडी के अंदर क्या आएगा, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, ठीक है ना। सारा ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये आया था टाइम और फैटिक, इनमें से कौन सा वर्क स्टडी है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन सा वर्क स्टडी है, समझ में आ गया। ये तीसरा नंबर था, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे, डिफरेंशियल स्पीड पीस रेट सिस्टम। हाँ, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फोर्थ वाला का नाम है। दिस इज सिस्टम इन विच efficient and inefficient worker are paid at the different rates according to Taylor financial, अच्छा मैं चार्ज लगा देती हूँ। According to Taylor, financial incentives act as a motivator. So Taylor developed the concept of the different piece wage system. In these techniques, initiative are directly linked with the productivity. दीदी प्राइस वेज नहीं होगा? क्या बोल रही? नहीं, वो पीस भी होगा प्राइस भी होगा। अच्छा देखो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये है ना, मैं बोली थी नीचे आई से दूसरा नाम होगा, है ना, 4 नंबर वाला। डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम बोलो या पीस बेस, कोई बोलो, दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं छोटा सा करा दूंगी, ऐसे तुम लोग थोड़ा माइंड ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, पीस रेट सिस्टम बोला कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा, कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है ना। आपको ये खुद ही डिफरेंस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी आएगा, अभी मैं बताऊंगी कैसे यहाँ पे प्राइस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, ठीक है ना। कहने के मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है,
बोले कि जैसे 10 पर यूनिट फॉर आउटपुट 40 यूनिट्स। देखो, जैसे तुमको पहले पहचानना पड़ेगा कि मेरा इफिशिएंट और इनएफिशिएंट क्या है। कहने का मतलब है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, अगर एक पर्सन है और वो 1 घंटा में किसी चीज को बना रहा है, तो 40, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोलूँ बनाने के लिए, मैं अभी बता रही हूँ, रुक जाओ। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, और वो 1 घंटा में क्या कर रहा है, 1 घंटा में 40 बिस्किट को प्रिपेयर कर रहा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बेसिकली, बिस्किट को प्रिपेयर कर रहा, ठीक है, 1 घंटा में। तुम क्या करो, तुम यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगा क्या करो कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब पैसा बढ़ा दो, ठीक है। पहले जो तुम्हारा काम होता है इनएफिशिएंट, मतलब वर्कर बस 40 ही काम कर रहे थे 1 घंटा में, पैसा बढ़ा दो, ठीक है। तो जो तुम, और तुम 1 घंटा में, जब ये 1 घंटा में 10 बिस्किट कर रहा था ना, तुम इसको दे रही थी 10 रुपए, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसका 10 को 15 कर दो, ठीक है। देख लो, 10 का 15 कर दो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दी हूँ, अभी मैं वो भी बताऊंगी। 10 का 15 कर दो, बोलो 1 घंटा में जो तुम 10 बिस्कुट निकालती हो ना, 40 40 बनाया एक पर्सन ने, है ना, एक पर्सन ने क्या किया, 1 घंटे में 40 बिस्किट बनाया, तो उसको 10 रुपए दे रहे थे। अब तुम उसको 15 कर दो, जब तुम उसको 15 करोगे ना, तो ये क्या करेगा, एक ही घंटा में तुम्हारा क्या करेगा, 80 बिस्किट बना देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला पैसा से, ठीक है। मतलब तुम पहले देखो कि मेरा यहाँ पे काम कम हो रहा है, तो तुम वर्कर का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उनको पैसा का ये दो कि ठीक है चलो मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा देता हूँ, तुम और अच्छे से काम करो। जैसे मैं यहाँ पे भी एग्जांपल दी हूँ कि वर्कर आर पेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी विथ डिफरेंट रेट, परफॉर्मेंस एवं बिलो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और कैसे अच्छा बनेगा, तुम उनका पैसा को बढ़ा, जैसे यहाँ पे पर यूनिट 10 पर यूनिट फॉर 40 यूनिट्स, मतलब वो क्या कर रहा है कि 10 रुपये उसको मिल रहा था कोई वर्कर को, और वो 40 यूनिट्स का काम कर रहा था, ठीक है। तो जब उसका 15 किया गया कि चलो मैं 5 बढ़ा देता हूँ तुम्हारा वर्कर को, तो उसने क्या किया और 40 यूनिट को बढ़ा दिया, यानी 80 यूनिट हो गया। तो फायदा हुआ कि नहीं, तुम सिर्फ 5 यूनिट बढ़ाई, 5 रुपए बढ़ाने से ये डबल कर दिया खुशी के मारे, क्योंकि उनको इनिशिएटिव मिला ना, वो मोटिवेट हो गया। ये एक तरह का मोटिवेशन वर्कर होगा, इसके अंदर इंक्रीज आएगी, एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। इसको ये हाई रिवार्ड ग्रेटर परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा काम करेगा। बोले ये वर्कर है। डिफरेंस पीस रेस सिस्टम का मतलब वही बात बोल रहा है कि पहले तुम देखो, ठीक है ना, कौन वर्कर कितना काम कर रहा, पहले तुम डिफरेंशिएट करो, उसके बाद तुम पे प्राइस प्राइस देखो कितना कितना प्राइस दे, इनको 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। अब तुम क्या करो कि इनको बोलो कि चलो मैं 5 रुपया बढ़ा देता हूँ, चलो इनको जो देखो पहले कौन कितना कर रहा है, ये अगर 40 कर रहा है तो 5 बढ़ाओ, है ना, ये 5 बढ़ा दो, तो ऐसे ये 40 की जगह में 80 निकाल देगा तुम्हारे, क्योंकि उसको लगेगा कि उसको मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। खुशी के मारे वो क्या करेगा, दुगना कर देगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 40 यूनिट आ रहा था 1 घंटा में, वहीं पे 1 घंटा में तुम्हारा 80 यूनिट आएगा, है ना, 80 यूनिट आएगा सिर्फ 5 बढ़ाने से। समझ में आया? इस तरह से डिफरेंस पीस रेट सिस्टम, मतलब वर्कर को काम करने के लिए आप क्या कीजिए, इनिशिएटिव दीजिए, डायरेक्ट पैसा से लिंक कर दीजिए, क्योंकि इंसान को पैसा मोटिवेट कर रहा है, ये टेलर बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग को ये पूरा डीपली नहीं पढ़ना, बस खाली हेडिंग याद कर लेना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेंटल रिवोल्यूशन आ जाओ। मेंटल रिवोल्यूशन एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, 2 बार। मेंटल रिवोल्यूशन किसका, और एक बार इसका डिफिनेशन भी पूछा गया। फेडरिक एफ डब्ल्यू टेलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था मेंटल रिवोल्यूशंस को। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट है। ये बोलता है कि अब वर्कर को मैनेजमेंट दोनों को अपना माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको हार्मोनी करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। टेलर इम्फेसिस करते हैं कि कॉपरेशन करो भाई कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, कॉपरेशन करो। He believed that workplace harmony was the initial improving efficiency. वर्कप्लेस में अगर हारमोनी रहेगा तो वहां पे एफिशिएंसी बढ़ेगी। This could only happen if both sides respect understanding each
अदर कंट्रीब्यूशन, बोला कि अगर दोनों साइड से रिस्पेक्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, तो तब ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूशंस होगा, ठीक है ना। दिस शुड आर पार्टनर वर्किंग टुवार्ड्स ए कॉमन गोल। ऐसे क्या होगा कि वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों का कॉमन गोल रहेगा, है ना। अब लड़ाई झगड़ा है, बातचीत ही नहीं, तो काम कहाँ से हो पाएगा। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी रहेगी, यानी वर्कर और एम्प्लॉयमेंट के दोनों के बीच में बातचीत अच्छी रहेगी, तो दोनों क्या करेंगे, हर चीज़ को शेयर करेंगे। सर देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर देखिए ये करने से ये हो जाएगा, सर देखिए ये करने से वो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ग्रेट प्रोडक्टिविटी भी आएगी और बहुत अच्छा प्रोस्पेरिटी भी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग 5 टेक्निक्स पढ़े, 5 टेक्निक्स का नाम बताओ जल्दी जल्दी, रुक जाओ, कहीं पे जगह नहीं है ना यहाँ पे। 5 टेक्निक्स का नाम बताओ, एक एक करके मुझे बताना। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, ओके, फंक्शनल फोरमैनशिप एक हो गया तुम्हारा। फंक्शनल फंक्शनल फोर, दूसरा बताओ। वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड सिंप्लीफिकेशन। हाँ, एक मिनट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क को स्टैंडर्डाइजेशन कर दो और सिंप्लीफिकेशन भी कर दो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा नंबर बताओ। वर्क स्टडी। मेरा पसीना गिर इतना गर्मी लग रहा है। वर्क स्टडी में क्या क्या आएगा बताओ। टाइम मेथड, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम मोशन मेथड और फटीग। हाँ फटीग। और तुम्हारा क्या बोली तुम लोग, फटीग ना। फटीग। एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया। और नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट प्राइस भी होगा, डिफरेंस फीस, हाँ जो बोलो दोनों में से दोनों ही होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला एग्जाम में आया हुआ डिफरेंस, डिफरेंशियल पीस। एक मिनट को, तो 1 2 3 4 डिफरेंस, पता नहीं लिखा क्यों नहीं रहा मेरे से अच्छा से। डिफरेंस, पीस, रेट, सिस्टम, ठीक है। मेंटल रेगुलेशन, 5 हो गया मेंटल रेगुलेशन, मेंटल रेगुलेशन। याद हो गया ना तुम लोगों को, ये कंप्लीट हो गया टेलर। हाँ बुक भी याद हो गया, सारा चीज याद हो गया, आरसी का रिवीजन हो गया सुषमा का भी हो गया होगा, अंजलि को भी हो गया होगा, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है। चलो हो गया। लक्ष्मी का नहीं, वैसे लक्ष्मी का न्यू है, हाँ लक्ष्मी के लिए न्यू है। अच्छा छोटा वाला स्टार्ट करती हूँ। तुम लोग का ये वाला इस बार इससे क्वेश्चन आया था, तो सुषमा बोली मेरा गलत हुआ ये वाला। हाँ ये तो आया था, ये गलत नहीं हुआ, ये राइट हुआ था हाँ मेरा। राइट हुआ था वो, वही मैं बोली कि ये तो मैं करवाई थी। इसको सजाना भी नहीं था, एक और दिया हुआ था, 5 था ऑप्शन, हाँ एक हाँ हटा देना था, करना था। हाँ, उसको हटाना था। चलो हाँ ये वाला कराते हैं, अच्छा यही कराते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा है ना, ये कराते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे चलो, लिक्विड का मैनेजमेंट सिस्टम। लिक्विड का मैनेजमेंट सिस्टम्स आर मैनेजमेंट स्टाइल्स डेवलप्ड बाय द रिनिस लिक्विड।
रेने लिकिट ने दिया है भाई, 1950s में इन्होंने दिया था। इन्होंने इन्होंने ही आउटलाइन 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। इन्होंने बोला, इन्होंने मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए 4 तरह का सिस्टम बोला। 4 तरह का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह के मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, 4 तरह से वो काम करते हैं। मतलब जैसे अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग-अलग मैनेजमेंट होंगे, लेकिन कितने तरह का? ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत है, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशन में तुमको 4 तरह का मैनेजर मिलेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम 4 तरह का मिलेंगे। लिक्विड बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये एक तरीका का इसमें इन्वॉल्व है मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट का रोल, कि क्या रोल होगा, ठीक है? तो इन्होंने 4 तरह का बोला, वो तो हम लोग देखेंगे कि 4 तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? पहले इनका बुक देख लेते हैं। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1961 की है। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू 1967 की है। फिर न्यू वे ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट 1976 की है। देखो मैनेजमेंट का नया पैटर्न याद करो, मैं इसको अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में याद करवा दे रही हूँ। मैनेजमेंट का नया पैटर्न यानी न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? किसके लिए आया था? ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना? उसके वैल्यू, उसके मैनेजमेंट के लिए एक नया रास्ता, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक नया रास्ता, न्यू वे ऑफ मैनेजमेंट मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। पहला बुक का नाम है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नया पैटर्न, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मैनेजमेंट और उसके वैल्यू, एक न्यू वे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट का एक नया रास्ता है ये, न्यू वे ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 बुक लिकेट का है, ठीक है? अब चलो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला। लिकेट ने बोला कि 4 तरह का मैनेजमेंट होता है, जो कि एग्जाम में तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल में भी आता है। एक्सप्लोटेटिव, ऑथोरिटेटिव, कॉन्सल्टेटिव सिस्टम, नो सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जा रुक जा। 1 नंबर 2 नंबर लिखा हो, फिर भी मैं वैसे जा रही हूँ। एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटी 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा बेनोवलेंट ऑथोरिटेटिव, 3 नंबर हो जाएगा कॉन्सल्टेटिव सिस्टम, 4th नंबर हो जाएगा पार्टिसिपेटिव सिस्टम। तुम लोग ये खाली नाम देखो और यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, आ जाओ। एक्सप्लोटेटिव ऑथो ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दी। एक्सप्लोटेटिव ऑथोरेटिव कैसा होता है मैनेजमेंट? यहाँ यहाँ पे मैनेजर कैसा होगा? नो ट्रस्ट सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा ना वो टॉप लेवल पे होगा, मतलब डिसीजन जो होगा ना सेंट्रलाइज होगा, सिर्फ मैनेजर ही डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट को आने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑटोक्रेटिक टाइप का है, डिक्टेटरशिप का है ना। डिसीजन मेड एट द टॉप, यानी डिसीजन कौन लेगा? जो टॉप में बैठा हुआ मैनेजर सिर्फ वही लेगा, ठीक है? मोटिवेशन कैसे किया जाएगा लोगों को? फेयर से और पनिशमेंट से, डराएंगे, खौफ, डांटेंगे। तो अगर कोई काम गलत हो गया खूब डांटेंगे, क्यों हुआ, अच्छा से बात नहीं करेंगे, खड़ूस। तो ये बिल्कुल ऑथोरिटेटिव एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटी टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये अच्छा वाला नहीं है। दूसरा हो गया विनोवैलेंट, और अच्छा ये वाला का बोला जाता है ऑटोक्रेटिक एंड कंट्रोलिंग। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करके रखेगा, है ना? बिल्कुल डिक्टेटरशिप टाइप का होगा, कंट्रोलिंग टाइप का मैनेजर होगा यहाँ पे। एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटेटिव मैनेजर, मतलब एक्सप्लॉइटिव टाइप का, वर्कर को एकदम नीचे रखेगा और अपने एकदम ऊपर रहेगा टॉप में। जैसे पहले क्या मैं क्या बोली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर और वर्कर के बीच में हार्मोनी होना चाहिए। अभी मैं पढ़ाई ना टेलर में, लेकिन यही तो खुद में घमंड में है, एटीट्यूड में है कि मैं टॉप में हूँ, मैं किसी से क्यों बात करूँ, मैं मैनेजर हूँ, जो भी डिसीजन लूंगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं हूँ, है ना? मैं वाले फीलिंग आ जाता है तो ये बहुत ही ये हो जाता है एरोगेंट। जब इंसान के अंदर मैं वाला फीलिंग आ गया कि मैं हूँ, तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा ना उसके अंदर एक फीलिंग है मैं, डिसीजन टॉप लेवल पे होगा, सेंट्रलाइज डिसीजन होगा, ठीक है? यहाँ पे जो डिसीजन होगा ना सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज डिसीजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल का लोग डिसीजन लेता है, ठीक है? ये बोला स्टिल टॉप डन, ये थोड़ा नीचे आ जाता है, बट मोर पैटर्नलिस्टिक। सम डेलीगेशन अलाउ मोटिवेशन थ्रू द रिवार्ड लिमिटेड कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो होगा बिनोवॉलेंट होगा, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा सबऑर्डिनेट से, ठीक है ना? यहाँ पर बोल रहा है कि थोड़ा बहुत कभी कभी रिवार्ड दिया जाता है। मैनेजर ज़्यादा नहीं बात करता, थोड़ा बहुत बात करता है। मैनेजर सबऑर्डिनेट से थोड़ा बहुत बात करेगा, डिसीजन में नहीं बोला जाता क्या ये पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा बहुत खाली पूछताछ लिया जाता है, ठीक है? सम डेलीगेशन का अलाउ होता है, कुछ आइए खाली बोलिए, ठीक है, आ जाइए। यहाँ तो बिल्कुल सेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे कुछ डेलीगेशन को अलाउ किया जाता है कि आइए
आके बैठिए, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं काम है। और यहाँ पे मोटिवेशन कैसे करेंगे, रिवार्ड दे सकते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है यहाँ पर भी। तो ये स्टिल डॉन अप है, थोड़ा नीचे आया है ये वाला, ऑटोक्रेटिक से थोड़ा नीचे आया है। अभी तक तो एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ही आया है, ठीक है। या टैब पूछा है, हो सके फीचर दे दे कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कौन है तो एक्सप्लोटेटिव। उसके बाद थोड़ा सा स्टिल डाउन, टॉप डाउन कौन है, थोड़ा नीचे आ गया उससे तो बेनोवालेंट। कंसल्टेटिव सिस्टम में क्या होता है, मैनेजर सीक ओपिनियन, मैनेजर चाहता है कि जो सब ऑर्डिनेट है ना वो आके ओपिनियन दे। मॉडरेट ट्रस्ट, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करता है और कम्युनिकेशन भी करता है। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है, कुछ इनपुट फ्रॉम लोअर लेवल पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये ठीक है, यहाँ मैनेजर चाहता है कि मेरा सबऑर्डिनेट आके यहाँ पे ओपिनियन दे। तो ये थोड़ा कंसल्टेटिव सिस्टम, ये इससे अच्छा है। ये अगर 10% है मतलब, तो ये तुम्हारा 20% है, तो ये तुम्हारा 50% है, और ये तुम्हारा 100% सही है, ठीक है ना। 70 बोल दो, इसको 70 भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। ये पार्टिसिपेटिव, ये अच्छा है बहुत, पार्टिसिपेटिव। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्लोटेटिव ऑथोरिटेटिव, विनोवेलेंट ऑथोरिटेटिव, मतलब यहाँ पर भी ऑथोरिटेटिव है। यहाँ पे कंसल्टेटिव सिस्टम और यहाँ पे पार्टिसिपेटिव सिस्टम आ गया, ठीक है। बोला है कि यहाँ पे हाई ट्रस्ट होगा, ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ वो बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज है, देख लो यहाँ वाला डिसीजन सेंट्रलाइज होगा, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे रूट लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी शामिल किया जाएगा डिसीजन में, ठीक है। टीम वर्क काम किया जाता है, टीम वर्क, सब लोग मिलके काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाएंगे। मोटिवेशन हुआ कैसे किया जाता है, इम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, सभी को इन्वॉल्व करेंगे तो वर्कर को अच्छा लगेगा ना कि देखो हर चीज में हम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है ना। सबऑर्डिनेट को एम्पावरमेंट भी देंगे, कुछ कुछ पावर भी दे देंगे, भाई तुमको ये पावर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो लोग अच्छा फील, हाई ट्रस्ट होता है, कम्युनिकेशन ओपन होता है, ये बहुत अच्छा है। और ये लिकेट जो है ना ये एडवाइस देते हैं, देखो लिकेट क्या बोल रहे हैं, लिकेट एडवोकेट करते हैं ये फोर सिस्टम को कि ये जो सॉरी लिकेट जो है ना ये चार सिस्टम है ना, तो फोर वाला सिस्टम को वो एडवोकेट करते हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो साफ पता चल रहा है, बोला कि लिकेट स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि जो फोर सिस्टम पार्टिसिपेटरी ग्रुप होंगे ना एट द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत अच्छा है। होता है तो चार तरह का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चार तरह का मैनेजमेंट स्टाइल होता है, या तो एक्सप्लोटेटिव ऑथोरेटिव अपनाओ, या तो बेनोवेलेंट ऑथोरेटिव अपनाओ, या कंसल्टेटिव सिस्टम अपनाओ, या पार्टिसिपेटरी सिस्टम। बोला पार्टिसिपेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, लिकेट बोल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया लिकेट वाला, कितना छोटा सा टॉपिक है ना। चलो आओ, ग्रीस एग्रीस की थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी, इस बार इससे भी क्वेश्चन आया था ना लेके। अच्छा ये वाला ऑप्शन में दिया था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, तीन क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ था, मैं बता रही हूँ, रुक जा मुझे याद आ गया। तीन ये वाला दिया हुआ था, टैब दिया हुआ था ये, और एक में ये दिया हुआ था जो मैं आरसी से पूछी कि आरसी बताओ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसका है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसका है, ये ग्रीस एग्रीस का है ना, ग्रीस एग्रीस का है। चलो आओ, पढ़ेंगे हम लोग। ग्रीस एग्रीस का थ्योरी का नाम है इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी, देख लो इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी थ्योरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी थ्योरी किसने दिया, तो ग्रीस ने दिया, ग्रीस ने दिया, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या है, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, 1957 की बुक है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी इन्होंने दिया। इनके एक और थ्योरी का नाम है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, याद करो अभी मैं पूछूंगी ग्रीस एग्रीस ने क्या दिया, मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी। अच्छा पहले इमैच्योर बोलेंगे फिर मैच्योर, जो भी आए एग्जाम में मैच्योरिटी इमैच्योरिटी, अभी समझ में आ जाएगा इसको इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ इनका थ्योरी, ठीक है। इन्होंने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया, इन्होंने फ्यूज प्रोसेस थ्योरी दिया, लेकिन जो ये फ्यूज प्रोसेस थ्योरी इन्होंने अकेला नहीं दिया, मिलकर दिया। एक पर्सन थे जिसका नाम था E.W. बैक और ग्रीस एग्रीस, इन दोनों ने मिलकर ये वाला फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी दिया है, ठीक है ना। अब पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बुक किसका है, पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रीस एग्रीस का है। मैनेजमेंट देखो मैनेजमेंट तो वो लिकेट वाला था, है ना। इनके बुक का नाम है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, 1957 की बुक है। मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, फ्यूज प्रोसेस थ्योरी, E.W. बेक एंड ग्रीस एग्रीस। अच्छा मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी है क्या, वो पढ़ लेते हैं। बोले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पहले जब कोई काम करने आता है तो पहले इमैच्योर होता है, तो वो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है तो पैसिफिक, उसको कुछ वो इमैच्योर, उसको पता ही नहीं है कि कैसे मैं क्या करूं। अभी तुम्हारा कहीं जॉब लग जा रहा है, मान लो कोई कहीं स्कूल में तुम जाओगी, पहला पहला दिन तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं कैसे पढ़ाऊं कैसे, बिल्कुल पैसिवली वर्क करोगी,
पहले दिन को अच्छे से नहीं करने लगोगी, तुमको किसी दूसरे पे डिपेंड करना पड़ेगा। क्यों? तुमको कुछ नॉलेज नहीं, तुम पूछोगी कि सुनो ना मुझे बता दो ना कि कि ये क्या मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे पढ़ाने के तो टॉयलेट क्या है मुझे थोड़ा बता दो, उसके बाद ये काम कैसे होगा थोड़ा मुझे बता दो, ये क्या करना है, सर कब आएंगे, ये क्या होगा, हर तरह का तुम बात पूछ सकती हो, ठीक है ना। फ्यू वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है ना। कुछ मतलब कुछ ऐसा बिहेविंग टाइप का भी करोगी। सैलो इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि नया नया दिन है और कुछ मुझे नॉलेज, जब किसी काम में, जब तुमको किसी काम में पता नहीं है तो तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब तुमको किसी काम में नॉलेज नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगेगा वो काम करने में, ठीक है। जब तुमको उसमें इंटरेस्ट कब आएगा, जब उस चीज़ को तुमको समझ में आएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहला दिन गया हुआ है, नया नया है ना, तो सैलो इंटरेस्ट आएगा। शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव रहेगा। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उतना तुम मुझसे पूछोगी कि बताओ तुम अपनी कंपनी के बारे में क्या है, कुछ पर्सपेक्टिव बताओ, बोलेगी मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे उतना नॉलेज ही नहीं है, ऐसे बोल के पार हो जाएगा। सबऑर्डिनेट पोजीशन मिलेगा आपको। लेक ऑफ अवेयरनेस, कोई नॉलेज नहीं होगी क्योंकि अभी अभी तुम ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, तो बोलेगी जब लोग पैसिव रहेंगे, डिपेंडेंस रहेंगे, व्यू वे ऑफ बिहेव करेंगे, कुछ अजब सा बिहेव करेंगे, है ना। सैलरी इंक्रीज होगा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सबऑर्डिनेट का पोजीशन होगा और ज़्यादा भी नॉलेज नहीं होगा। तो इस तरह के इस तरह जब होंगे ना, तो ये तुम्हारे अंदर इमैच्योरिटी डायमेंशन है, यानी तुम्हारे अंदर इमैच्योरिटी डायमेंशन है। लेकिन जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते 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 बहुत एक्सपर्ट हो जाओगी, सारे लोगों से दोस्ती हो जाएगा, तुम एक्टिवली काम करोगी, यानी अब तुम मैच्योर हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम अपना हर काम कर ले रही हो। डाइवर्स बिहेव करोगी, हर तरह का बिहेव कर लोगी तुम, है ना। डीप इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि तुमको अब नॉलेज हो गया ना, अब तुम समझ रही हो कि मुझे काम कैसे करना है, बहुत अच्छे से काम करोगी। अब तुम अपने, तुमसे कोई पूछेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, अपने काम के, तुम बता दोगी पूरा फटाफट। अब हो सके तुमको सबऑर्डिनेट पोजीशन मिल जाए ऊपर वाला, अब तुमको अब तुमको सेल अवेयरनेस आ गया, कंट्रोल आ गया, तुमको पता तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, सब नॉलेज मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है इमैच्योरिटी या मैच्योरिटी थ्योरी, ठीक है। और जो टेलर पढ़ते हैं, टेलर ने चेस्टर बर्नार्ड, अच्छा ये वाला बताओ पहले, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। मैं भी पूछूंगी क्वेश्चन तुम लोग से, देखो ये समझ में आया कि नहीं। कहीं पर भी किसी को कुछ पूछना है बोलो, किसी को भी। तुम लोग मेरी आवाज सुन रही कि नहीं? अरे कोई बोलो हाँ या नहीं। हाँ ठीक, हाँ सुन रहे हैं। हाँ तो बोलो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं ठीक, नहीं बोलूँ क्या, नहीं पूछूं, नहीं पूछूंगी तो हम मैं पढ़ाते चली जाऊंगी ठीक है। हाँ हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल पूछूंगी तब तो समझ में आएगा ना। चेस्टर बर्नार्ड जो जुड़े हुए हैं वो बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दिया, इन्होंने जॉन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम दिया, सभी क्वेश्चन आया हुआ। इन्होंने थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम दिया है। इन्होंने रिजेक्ट किया है इकोनॉमिक मैन को, सपोर्ट करते हैं सोशल मैन को, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जॉन ऑफ इंडिफरेंस, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, और बर्नार्ड बर्नार्ड जो है चेस्टर बर्नार्ड जो है वो रिजेक्ट कर दे इकोनॉमिक मैन। ये सब उनका कॉन्सेप्ट एक एक करके पढ़ेंगे। जॉन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? चेस्टर बर्नार्ड डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बाय द सबऑर्डिनेट फॉर हिज मैनेजर। जॉन ऑफ इंडिफरेंस सुनो, जैसे अभी तुम लोग किस जॉन में बता दो, तुम लोग अभी मेरी स्टूडेंट हो, है ना। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग मेरी स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम लोग एक जोन में हो, मेरे कंट्रोल में हो, एक तरीका से तुम लोग मेरे कंट्रोल में हो। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब सबऑर्डिनेट काम करते हैं तो वो मैनेजर का हर बात मानने के लिए मजबूर होता है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब मैनेजर जब मैनेजर कोई ऑर्डर करता है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट को विदाउट विदाउट आस्किंग, विदाउट क्वेश्चन पूछे, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। क्यों मुझे विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, मतलब मैं बिना पूछे हुए कोई क्वेश्चन कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं, क्यों मुझे वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है,
और जब मैं ये ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ विदाउट क्वेश्चन किए हुए, सॉरी, विदाउट क्वेश्चन किए हुए, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनके ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, मैंने उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको ही बोला जाता है जोन ऑफ इंडिफरेंस, क्योंकि मैं डिफरेंस जोन में हूँ ना, वो जो जोन में है वो एक मैनेजर का जोन में है, और मैं जिस जोन में हूँ वो सबऑर्डिनेट का जोन है, तो मुझे तो हर हाल में मैनेजर का बात को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे आता है कि जॉन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या है, व्हेन ऑर्डर, जब ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए विदाउट क्वेश्चंस, विदाउट क्वेश्चन किए हुए जब किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाता है उसे ही बोला जाता है जॉन ऑफ इनडिफरेंस, उसी को बोलेंगे जॉन ऑफ इनडिफरेंस, क्योंकि जो ऑर्डर देता है, जो ऑर्डर दे रहा है वो मैनेजर है, वो इसको एक जोन मिला हुआ है, मैनेजर को कौन सा जोन मिला हुआ है, मैनेजर का, क्योंकि वो मैनेजर है ना, वो मैनेजर है, वो एक जोन में, उस जोन का नाम है मैनेजर, और मैं जिस जोन में हूं ना वो है तुम्हारा एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट भी बोल सकती हो। मुझे तो हर हाल में उनकी बात को मानना पड़ेगा, जरूर मजबूरी है भाई, मैं इस जोन में हूँ, ठीक है, बाहर नहीं बात मानूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में मेरा उनका कोई नहीं चलेगा मेरा ऊपर, लेकिन अंदर तो मुझे उनका बात को फॉलो करना पड़ेगा विदाउट क्वेश्चन किए हुए, तो इसी को बुलाता है जॉन ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है। इनके दो बुक है, एक बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो कि 1938 की है, ठीक 10 ईयर्स के बाद वो दूसरी बुक लिखते हैं, तो उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, क्या क्या देख लो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, बार बार घुरा घुरा के पूछता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। फर्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, और अगर कलीग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी या वर्कर और मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, सुन लीजिए, ठीक है। बोला कि विलिंगनेस, वर्कर जो काम कर रहा है उनमें उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आप उसको कोई जबरदस्ती काम ना दे दे, ठीक है। काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कॉमन पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए एलिमेंट्स होनी चाहिए, है ना, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू वर्कर, वर्कर की मर्जी होनी चाहिए, या कॉमन पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। एक चीज मैं तुम लोगों को और मैं बता दूंगी जो कि मैं भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ, जो देखो भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल थिंकर, जैसे फ्योल, जैसे गुली, जैसे F.W. टेलर, इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही स्टडी किया। इनफॉर्मल थिंकर, इनफॉर्मल, अच्छा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टडी करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहा है, जो ह्यूमन के बारे में भी देख रहा है, जो ह्यूमन का स्टडी कर रहा है ना, ह्यूमन के इमोशंस के बारे में, उनके साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल, इनफॉर्मल थिंकर। अच्छा मैं वहाँ लिख दी हूँ ना इनफॉर्मल थिंकर, इनफॉर्मल थिंकर कौन बोले, जो तुम्हारा इनफॉर्मल भी स्टडी करा, ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी नहीं करा बल्कि ह्यूमन के बारे में स्टडी करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन को क्या क्या चीज चाहिए, ह्यूमन का इमोशंस के बारे में स्टडी करा, ह्यूमन के साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना, उनके सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी करेगी, ह्यूमन को क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल थिंकर, जैसे एल्टन मायो, एल्टन मायो जो है ये, हाँ, हाँ, लिकेट, ये लोग सब क्या है, ये लोग तुम्हारा सब, हाँ, लिकेट, एल्टन मायो, ये लोग क्या है तुम्हारे इनफॉर्मल थिंकर है, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल थिंकर, कौन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल थिंकर जो है वो चेस्टर बर्नार्ड है,
क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी स्टडी की कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बिलिंगनेस होनी चाहिए, वर्कर के बीच में कॉमन पर्पस होना चाहिए, वो भी बात की इन्होंने। फिर उसके बाद जॉन ऑफ इंडिफरेंस के बारे में बात की, इकोनॉमिक मैन के बारे में बात की। अभी ये भी बताऊंगी कि थ्योरी ऑफ कंट्रोल, सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम के बारे में बात की कि अब ये मैं बता, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम क्या है। इस तरह से बिल्कुल तराजू तुम लोग देखी होगी ना कि तराजू होता है ऐसे करके, पता नहीं मेरे से नहीं बन पा रहा, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तराजू कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 और ऐसे, पता नहीं मेरे से बन नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से तराजू होता है, तुम लोग देखी होगी, है ना। तो बोला कि तराजू कब बेटर होता है, जब बराबर हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इस तरह से इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब वर्कर जितना काम कर रहा है तो आप उसको उतना सेटिस्फेक्शन कीजिए। यहाँ इन्होंने इनिशिएटिव्स का देखो, इन्होंने पैसा के बारे में कोई यूज नहीं किया, सेटिस्फेक्शन देना। अब सेटिस्फेक्शन उनको किस चीज से मिला, आप उनको बराबर कीजिए। अगर ये 100% काम कर रहा तो आप उसको 100% सेटिस्फेक्शन दीजिए। जब 100% सेटिस्फेक्शन देनी यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्विलिब्रियम है। तो देखो, इन्होंने इंसान के बारे में भी बात कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और और ये क्या कर रहे हैं तुम्हारा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, दोनों चीज के बारे में बात करें। इसलिए चेस्टर बर्नार्ड जो है वो फॉर्मल थिंकर भी है और इनफॉर्मल थिंकर भी है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक मैन को रिजेक्ट करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि पैसा दो, ये तो टेलर बोल रहे हैं कि पैसा दे के उनको मोटिवेट करो, लेकिन ये बोले सेटिस्फेक्शन करो ना, जितना वो काम करे उसके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फेक्शन दो। ये सोशल मैन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, सोशल मैन को, और रिजेक्ट करते हैं इकोनॉमिक मैन को। ये नहीं बोले कि पैसा से इंसान मोटिवेट नहीं होता, उनको सेटिस्फेक्शन दो, किस चीज से इसको सेटिस्फेक्शन मिला वो दे दो। अगर वो जितना काम करे उतना उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विलिब्रियम रहेगी, ठीक है। तो तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मल इनफॉर्मल थिंकर दोनों, बताओ समझ में आया कि नहीं। चस्टन बर्नार्ड फॉर्मल और इनफॉर्मल थिंकर दोनों, हाँ। ठीक है। फ्योल जो है, हेनरी फ्योल, ग्लीक, टेलर, ये लोग सिर्फ फॉर्मल थिंकर है। इनफॉर्मल थिंकर हो गया तुम्हारा एल्टर मायो, सबसे बड़े लिक्विड भी है, ठीक है, ये लोग भी है। तो समझ में आ गया, ये खत्म हो गया तुम्हारा, 4 कंप्लीट हुआ ना, 4 थ्योरी कंप्लीट हो गया। आज अब हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा हर्बर्ट, 4 कंप्लीट हुआ ना, मैं 5 लाई थी ना, अच्छा। एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो तुम लोग बता दो ना, तो तुम लोग का हौच हो जाएगा। किसी को ऐसा कि नहीं समझ में आया, किसी भी कोई पर्सन को, मैं क्वेश्चन लाऊंगी तो तुम लोग का हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी थ्योरी किसका है मुझे बताओ, मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी थ्योरी, क्रिश एग्रीश एग्रीश सर। ठीक है। मैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी हो गया। मुझे बताना तुम लोग कि द फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक किसका है, चेस्टर बर्नार्ड 1938। ठीक है, वेरी गुड। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बुक किसका है, क्रिश एग्रीश। हाँ, एग्रीश सर। ठीक है, 1957 की बुक। नेक्स्ट मुझे बताओ कि जॉन ऑफ इंडिफरेंस किसका है, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड। जॉन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब कि जो भी बोल रहा है मैनेजर वो उसको मानना होगा, उसको अगर नहीं भी माने तो भी मान करके करना विदाउट होगा, क्वेश्चन विदाउट किए हुए, एनी ये रट लो। क्वेश्चन, क्योंकि वो उस जोन में है। हाँ बिल्कुल, विदाउट क्वेश्चन किए, एक्सेप्ट, यहाँ ऐसे याद कर लो, एक्सेप्ट करना है, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कितने एलिमेंट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, 3 कौन कौन सा, एलिमेंट्स होने चाहिए। फ्री कौन कौन सा, कम्युनिकेशन, हम्म, विलिंगनेस, तीसरा नंबर, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दिया, एग्रीश। ठीक है।
मुझे बताओ कि रेने सिलेक्टेड का जो चार ये है सबका क्रोनोलॉजिकल में बताओ, पहला कौन आएगा? एक्सप्लोटेटिव, ऑथोरिटेटिव, बेनोवेलेंट, ऑथोरिटेटिव तीसरा, कंसल्टेटिव और फोर्थ पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव। ठीक है। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट बुक किसका है? न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, ओके। 1961। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बुक किसका है? चेस्टर बर्नार्ड। वेरी गुड, 1948। हाँ बहुत अच्छा। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू, ये किसकी बुक है? रेनेस लिकेट। न्यू वे ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, लिकेट का है। थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम किसका कॉन्सेप्ट है? चेस्टर बर्नार्ड। बर्नार्ड का इक्विलिब्रियम, तराजू वाला भी मैं बताई थी। ठीक है, चलो तुम लोगों का तो हो गया मुझे लग रहा है आराम से, है ना। बाकी वो सब तो टेलर का करवा ही चुकी हूँ। चलो आ जाओ, हर पर से मैं करवाती हूँ। अगर 31 दिसंबर में, 31 दिसंबर में अगर होगा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो तुम लोगों को दिसंबर भी टाइम मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम तो सोच रहे हैं जनवरी में हो जाए, जो 7 तारीख तक है ना, 5-6 मैं तारीख को एग्जाम रहे। मेरी बहन का ना डिलीवरी टाइम दिया हुआ है जनवरी के लास्ट में, नहीं स्टार्टिंग में, और दिसंबर मतलब लास्ट दिया हुआ है, और जनवरी का फर्स्ट वीक में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही को बुला ली, मछली आप ही को, कि आप आ जाइएगा। फिर भी बाबू तो मेरे पास में रहता है, इसलिए। हाँ, उनका एक बेटा है ना। उनका एक बेटा है, और उसका क्या हुआ कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मतलब अगर वो नहीं रखती ना तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए उसको मजबूरी में रखना पड़ा, क्योंकि अब बाबू तो अभी बहुत छोटा था। तो बहुत मतलब वो बोली कि ये कर देंगे, तो फिर उसके बाद मतलब ये नहीं था, मतलब वाश करने का कोई मेथड ही नहीं था, बहुत बाद में पता चला था। तो फिर रखना पड़ा, क्योंकि बाबू छोटा था, तो इसलिए हम लोग बुला लिए यहीं पर। हालांकि वो एमपी में भी हो जाता, या फिर अपने ससुराल में भी चल जाती तो हो जाता, लेकिन ना इसके ससुराल में क्या है कि इसका रूम छत के ऊपर है, और इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मेरे बहन का ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रोक लिया। जाएगी 2 दिन के लिए, मेरे नौसे में आई है ना अक्टूबर में, तो 2 दिन के लिए अपने घर जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग रोक लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल तुम देख रही हो क्या हो रहा, मतलब ये पता नहीं बीमारी चला है क्या, बच्चा जो होता है ना उसका दिल नहीं रहता है, तो उसको पहले ही वास कराना पड़ जा रहा। मेरी कज़न है बेचारी, मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स में मेरे, बहुत सारे लोगों का अभी तक मतलब शादी है, कितना कितना दिन हो गया, नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ऐसा पता नहीं कि नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन बच्चा का दिल नहीं है, तो 2-3 महीना में ही बच्चा वास कराने पड़ जा रहा। बहुत सारे लोग का ऐसा सुन रहे हैं सुन कि रहे क्या हो रहा, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे बच्चा लोगों का रुक हुआ। ही नहीं रहा है, बच्चा रुक ही नहीं रहा है, या फिर दो हाँ, तीन मंथ का रह रहा है, तो फिर डॉक्टर बोल रहा है कि इसको हार्ड इसमें नहीं, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, हाँ इसको हार्ड नहीं, वॉश कर। हार्ड नहीं, हार्ड नहीं है, हाँ हाँ। दिल नहीं है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला बात हो गया, बहुत मतलब तुम एक चीज देख रही हो, जापान का, तुम जापान में क्या, जापान और रशिया में क्या हो रहा, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा, तो हाँ, वो लोग। यहाँ वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो बोलो तो बोलता है कि यहाँ पे आके आप लोग रहें। सुनो, तो ये सब क्या है, इतना जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो इंडिया में भी एक दिन ऐसे ही आ जाएगा कि डिक्लाइन होगा, क्योंकि तुम देखो ना, मैं तो एकदम शॉक्ड हूँ, इतने सारे लड़की लोग का शादी हुआ था मेरी बहन लोगों के टाइम में, बहुत सारे, सबका क्या सुन रहे, वही बात की हो रहा 3-4 महीना में, और बच्चा का दिल नहीं है, तो वो और सुनो, अगर चार बार बार मुझे तो पता नहीं था, अभी मुझे पता चला, तो मेरा तो होश उड़ गया कि 4-5 बार जैसे ऑपरेशन कराने से ना पीठ में हड्डी निकल जाता है एक, और बहुत सारा बीमारी भी हो जाएगा, तो बहुत आजकल का जमाना बहुत खराब वो हो भी गया। सही नहीं है। वो भी सही नहीं है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा बीमारी हो, या मैं इस तरह का हो, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, कि सब मैं अपने मतलब रिलेटिव्स में या अगल बगल बहुत सारे लोगों का ये बात सुनी है, या तो नहीं हो रहा, और हो रहा तो ऐसा हो रहा, और बहुत कम ऐसा लेडी जिसका हो रहा। और मेरी बहन का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बाप रे, मध्य प्रदेश में ना, मैं तुम लोग क्लास कराती थी, लेकिन उसका एकदम तबियत खराब, इतना तबियत खराब, इतना कि एकदम ऐसा लगता था ना कि अब मतलब बहुत हम लोग एकदम डर जाते थे पूरा। और कहाँ ने कैंप मतलब वहां पे तो इन लोगों का ये भी देता ना, अस्पताल है,
कैंप के अंदर। तो वहाँ पे दिखाई, मेरे नौसे भाई वहाँ ले गए, तो वहाँ पर से नहीं ठीक हुई। उसके बाद ना वहाँ बाहर के 2 डॉक्टर दिखाए मेरे नौसे भाई, मतलब पूरा हो गया। फिर एकदम ठीक नहीं हुई, तब मेरी अम्मी बोले कि नहीं अब तुम मतलब आ जाओ। हम लोग तो आने वाले थे ही, तब हम लोग मेरी बहन शशिकला को दिखाई। तो इसका मेरी बहन का पहले इलाज चल रहा था पीके रॉय का। वो बोलने पर पीके रॉय को जानती है आरसी तुम? पीके रॉय तो हम जानते, वो हाँ हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। तो शशिकला ब्लेस हॉस्पिटल ना, हाँ ब्लेस, शशिकला भी। हाँ वो, लेकिन मेरी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा था पहले, मतलब पहले से पीके राय के यहाँ। तो पीके राय का ये क्या हुआ कि वो दवा मतलब वो ऐसे चल रहा था, जैसे मैं जाके रिपोर्ट देती थी तो वो दवा देता था। मेरी बहन तो एमपी में थी, ठीक है। तो वो क्या किया, एक बार मेरी बहन ना दवा ज्यादा खा ली, जैसे 2 3 4 दिन ज्यादा। तो मैं बोली जाके कि सर वो दवा खत्म हो गया था, टाइम ही हो गया था, लेकिन वो 2 3 दिन दवा ज्यादा खा ली, तो बस बोला अब हम इलाज नहीं करेंगे, रोक दिया। क्योंकि वो पता है मेरी बहन से 60,000 रुपए का टेस्ट करवाया था, 7,000 का। सोच रही 60,000 का टेस्ट करवाया, मेरी बहन का भी मेरे नौसे भाई का भी। तो अब वो लोग ना पहले देख लेगा किस टाइप का आदमी है। तो अब क्या बोल रहा है कि आपको इलाज फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से 60,000 का टेस्ट करना पड़ेगा। बस मेरी बहन छोड़ के चल गई थी जब उससे पहले आई थी ना। तो जब वो डॉक्टर ऐसा बात बोला कि आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि आप 2 दिन मेडिसिन ज्यादा खा लिए इसलिए। अब बहुत तरह का भी बोल दिया था कि ये हो जाएगा, वो एकदम डेंजर डेंजर बीमारी का नाम बताया कि अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाए लोग, है ना। हाँ ये बात सब तो लोग है। में जाते हैं, उल्टा पुल्टा बोल के हाँ, एडमिशन करवा अरे देते हैं। सुनो बहुत डेंजर डेंजर बात बोल दिया था कि ये बीमार। तो मेरी बहन का टेस्ट हुआ ना, तो वो टेस्ट में निकला कि नहीं है ऐसा कुछ बीमारी। तो फिर क्या बोला, शशिकला भी बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ तो सुनो ना, फिर उसके बाद मेरी बहन तो छोड़ के चल गई पीके रायगन कि अब हम पीके राय से नहीं इलाज करेंगे, क्योंकि 60,000 रुपए का टेस्ट किया अभी, और बहुत सारा टेस्ट अलग, और एक टेस्ट का दाम था खाली 60,000 रुपया, और वहीं पे करवाना है जहाँ पे वो बताएगा, जहाँ पे वो बताएगा वहीं करवाना है। बहुत सारा टेस्ट करवाया, वो सब टेस्ट का कोई कौन नहीं, वो तो कितने पैसा लगा उसमें। और एक टेस्ट का खाली दाम बताया कि 60,000 लगेगा, हस्बैंड वाइफ का टेस्ट होगा। वहाँ मेरे नौसे भाई का भी, उसका भी 60,000 रुपया लगा। तो हालांकि उन लोगों को आधा पैसा मिलता है, पूरा नहीं मिलता वहां से। जैसे 60 का टेस्ट हुआ तो 30 मिलेगा, ऐसे मिलता है। और उसमें बहुत झमेला रहता है कि साइन करवाओ ये कराओ। तो खैर मिल जाता, वो बात नहीं है। तो बात ये है कि फिर बोला, फिर वही 2 दिन लेट हो गया तो मैं गई बोल, रमजान का दिन था, मैं गई बोलने कि 2 दिन लेट हो गया। कहा बोला कि नहीं अब हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बोलो फिर से ट्रीटमेंट करने के लिए। वो बहुत लालची डॉक्टर है कि फिर से मैं 60। तो हम बोले कि टेस्ट फिर से कराना पड़ेगा, बोले फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा 60,000 का, दोनों हस्बैंड वाइफ को। मेरी बहन बोली छोड़ दे अब हम नहीं कराएंगे। मेरी बहन छोड़ दी। अब उसका वहाँ पूरा हालत खराब होने लगा, पूरा तबीयत खराब हो गया। तब हम लोग, मेरी अम्मी बोली कि सस्सी के लगाने के लिए। और जो जो वो बीमारी बोला था ना, मतलब अल्लाह ना करे और सब बीमारी के साथ दुश्मन को नहीं हुआ। वैसे उसका दवा फायदा किया था, ऐसा बात नहीं है, बट सस्सी कल अब अपने अंडर ली है तो वही करे। तो वो बोली बहुत क्रिटिकल कंडीशन। तो समझो ऐसे ऐसे, तो उसका वही जनवरी में दिया हुआ मेरे बहन का डेट। और मेरे मतलब मेरे घर में 2 आदमी का हो गया, एक मेरी भाभी का भी होगा, तो वो तो अपने घर चली गई, छोटी वाली भाभी। चलो स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट सैमन। अच्छा तो ये लिकेट हुआ, लिकेट हुआ एक, और तुम्हारा दूसरा क्या हुआ? टेलर हुआ, टेलर हुआ, और लिकेट, चेस्टर टेलर, बर्नार्ड हुआ, चेस्टर बनाड हुआ, गिरीश एग्रिस, ये 5 हुआ है ना तुम्हारा? ग्रीस एग्नेश हाँ हुआ। गिरीश 4 हो गया, ये 5 हुआ है, ठीक है। चलो ये पढ़ते हैं, ठीक है। हर्बर्ट सैमन, हर्बर्ट सैमन रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को। बोलते नहीं मैं नहीं मानता। मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी। प्रीवियस से क्वेश्चन याद करो। हर्बर्ट सैमन रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को। फिर उसके बाद ये तो रिजेक्ट कर दिए। फिर मैं तुम लोगों को बताई थी कि पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी, है ना। डाकोटोमी मतलब क्या, कि पब्लिक या प्राइवेट, पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग। डाकोटोमी का मतलब सेपरेट, ठीक है। एक आया, फिर आया प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल थ्योरी। जब मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है ना, प्रिंसिपल्स आए, जैसे तुम्हारा फ्योल आया, उन्होंने प्रिंसिपल दिया, गुलिक ने प्रिंसिपल दिया, टेलर ने दिया, ये सब आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है। तो जो क्लासिकल थ्योरी आया ना, पहले तो पॉलिटिक डाकोटोमी आया, फिर क्लासिकल थ्योरी यानी प्रिंसिपल वाला पीरियड आया। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी या प्रिंसिपल वाला पीरियड है ना, उसको सामान क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज करके बोलते हैं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ये होमली प्रोवर्ब्स है, मिथ है, सैलोगन्स है। क्रिटिसाइज करके बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना, वो होमली प्रोवर्ब्स है, कुछ नहीं है, बस एक एक मोहरा है और कुछ नहीं है। मिथ है, मिथ लोगों, एक इमेजिनेशन है, मिथ है, सैलोगोन है, नारा है और कुछ नहीं है, रिजेक्ट कर रहे हैं ये।
रिडिकुलस है। क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये मशीन मॉडल थ्योरी है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, ये बर्नार्ड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, चेस्टर बर्नार्ड। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म मेथड यूज करते हैं हर्बर्ट सैमन। हर्बर्ट सैमन जब अपने मैथोलॉजी को प्रपोज करते हैं ना, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये एक तरीके से लॉजिकल पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हर्बर्ट सैमन। कम टू द पॉइंट लिखा हुआ, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाकोटोमी को रिजेक्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो डाकोटोमी के बाद आई थी, उसको बोलते हैं होमली, प्रोवर्ब्स, मीक, सैलोगेन, मशीन मॉडल थ्योरी, ये सब बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। बर्नार्ड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म को मानते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आ जाओ। हर्बर्ट साइमन की बुक का नाम है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, और दूसरी बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनकी और भी बुक है, जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे या बुक का जब रिवीजन करेंगे तब वहां पढ़ेंगे। ठीक है, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए डिसीजन ऑफ सॉरी ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये इनकी तीसरी बुक है, सॉरी दूसरी बुक है। ठीक है, अब यहाँ से आओ, डिसीजन मेकिंग वाला पढ़ेंगे। कल हम लोग ये लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेटिस्फाइजिंग वाला, उसी जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे तो सेटिस्फाइजिंग में आया था ना वर्ड, है ना, कि ये किस तरह का डिसीजन मानते हैं, सेटिस्फाइजिंग। हर्बर्ट सैमन बोलते हैं कि क्या हम लोग डिसीजन लेते हैं, हर्बर्ट सैमन बोल रहे हैं कि जब हम लोग डिसीजन लेते हैं, चाहे कोई भी डिसीजन ले, तो डिसीजन जो होता है ना, कभी भी तुम्हारा डिसीजन मैक्सिमाइज नहीं होगा या फुल डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन 100% सही नहीं होता है। ठीक है ना, जब तुम डिसीजन लोगी ना, जब तुम डिसीजन लोगी, मान लो कोई ये पर्सन है, ठीक ना, ये डिसीजन लेगा, ये डिसीजन लेगा, इसके सामने एक रुकावट आ जाएगी, बॉन्डेड रैशनैलिटी, बॉन्डेड माइंड खोला। मैं बोलती हूँ ना कि जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को कि देखो ना, कभी कभी मेरे क्या, कभी कभी कि कोई कोई नोट्स में बनाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मेरे माइंड से निकल जाता है ना। तो उसी तरह जब तुम डिसीजन लोगी ना, तो जब डिसीजन लेते वक्त तुम्हारा कोई ना कोई बात माइंड से स्लिप हो जाएगा, तो जो वो तुम्हारा बॉन्डेड रैशनैलिटी है, तुम्हारे रैशनैलिटी आके रुकावट लगा देता है तुम्हारे डिसीजन में। जब तुम डिसीजन ले रही हो ना, तो वो क्या करता है, रैशनैलिटी है ना, तुम्हारे माइंड के अंदर जो रैशनैलिटी थिंकिंग होता है, वो रुकावट लगा देता है, आके रोक लगा देता है, वो तुम्हारे माइंड से एकदम स्लिप हो जाता है वो बात। उसी को बोला था बॉन्डेड रैशनैलिटी। अभी मैं एक एक बताती हूँ। डिसीजन मेकिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पैनल बाय द हर्बर्ट सैमन। डिसीजन मेकिंग का पैनल कौन है? तो हर्बर्ट सैमन। सैमन इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ डिसीजन मेकिंग एज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एम्फैसिस द प्रोसेस बाय विच एडमिनिस्ट्रेटिव चूज एमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर्बर्ट सैमन का जो डिसीजन मेकिंग है, ये बॉन्डेड रैशनैलिटी है। सैमन आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल लिमिटेड देयर कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन हाउस। बोले कि इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी लिमिटेड होता है। वो सोचेगा कि मैं डिसीजन दम 100% ले लूँ, तो कभी भी किसी भी इंसान का डिसीजन 100% सही नहीं होता है। उसको आके उसके रैशनैलिटी रोक लगा देती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लिप हो ही जाता है। उसी को बोला था बॉन्डेड रैशनैलिटी। तुम्हारा रैशनैलिटी ही तुम्हारे डिसीजन में आके रुकावट बॉन्ड लगा देती है, रोक लगा देती है। they make decision based on simplifying model of the real world. This concept is known as a bounded rationality. जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो उस पे आके लिमिटेशन लग जाता है, ठीक है ना, उसकी उसकी कैपेसिटी कुछ ना कुछ माइंड स्लिप हो ही जाता है, ठीक है ना। तो बोला कि जब अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सैमन, तुम जब भी डिसीजन लेती हो ना, डिसीजन कभी मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। तुम कभी भी 100%, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं नोट ला रही हूँ ना, मेरे नोट सुनो, मैं अपना नोट बनाई हूँ तो रैशनैलिटी यूज कर कर बनाई हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं रैशनैलिटी रुक गया होगा। हो सके कभी कभी मेरा ऐसा हुआ होगा कि जैसे मैं अभी तुम लोगों को हर्बर्ट सैमन पढ़ा रही हूँ, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा 99% हर्बर्ट सैमन में पूरा लाई हूँ, लेकिन मैं 1% ना बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि हो सके 1% मुझसे छूट गया होगा, ठीक है ना, हो सके कोई इसमें से टॉपिक छूट गया होगा हर्बर्ट सैमन का, ठीक है। तो ये मैं एक डिसीजन ली हूँ, मैं जब आंसर बना रही हूँ तो मैं डिसीजन ले रही हूँ, और जब मैं डिसीजन ले रही हूँ तो मैं अपने रैशनैलिटी को यूज कर रही हूँ। तो मेरा रैशनैलिटी ही वो चीज को स्लिप कर देता है। माइंड कभी भी 100% चीज को माइंड में नहीं रखता है, कुछ ना कुछ तुम्हारे माइंड से निकल जाता है, बाद में याद आएगा, ला वो चीज मैंने ऐड की।
है ना। तो वही हर्बर्ट साइमन बोल रहे हैं कि वो जो तुम्हारा रोक लगाता है ना डिसीजन में, वो तुम्हारा रैशनैलिटी होता है। इसलिए डिसीजन में तुम्हारा बॉन्ड कौन लगाता है, आके रुकावट कौन लगाता है, रैशनैलिटी। इसलिए बॉन्डेड रैशनैलिटी बढ़ाता है। तो जब भी आप डिसीजन लेंगे ना, तो डिसीजन कभी भी मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं होता है, मतलब 100% डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन जो होता है वो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन होता है। हाँ, आपका डिसीजन सेटिस्फाइजिंग है, वो सेटिस्फाई कर देता है लोगों को कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन 100% सही नहीं होता है भाई, ये बात सुन लो, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉन्डेड रैशनैलिटी किसने दिया, तो हर्बर्ट सैमन ने। हर्बर्ट सैमन का डिसीजन मेकिंग क्या मैक्सिमाइज पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट। देख लो, मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सैमन। हर्बर्ट सैमन के अकॉर्डिंग डिसीजन कभी भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता है भाई, गौर से सुन लो। डिसीजन क्या होगा, डिसीजन सेटिस्फाइजिंग होता है। और सेटिस्फाइजिंग दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, देख लो, एक सेटिस्फाई और एक सिफिस, सुफाइज, सुफाइज, सुफाइज एंड सेटिस्फाई, ये दो वर्ड से मिला तो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन हो गया, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी से अच्छे से बता दे रही हूँ यहाँ पे। हर्बर्ट सैमन ने दिया डिसीजन मेकिंग, इन्होंने क्या बोला, डिसीजन मेकिंग लेने वक्त क्या आ जाता है, बॉन्डेड रैशनैलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिसीजन, इसका मतलब है कि डिसीजन कभी भी 100% सही नहीं होता है ना। डिसीजन, डिसीजन, सॉरी, हाँ, मैक्सिमाइज डिसीजन, मैक्सिमम, मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग या मैक्सिमाइज जो भी बोलो, मैक्सिमाइज डिसीजन इज ए नॉट पॉसिबल। मैक्सिमाइज डिसीजन पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, मैक्सिमाइज डिसीजन पॉसिबल नहीं है, तो किस टाइप का डिसीजन होना चाहिए, जल्दी से बताओ। डिसीजन कौन सा पॉसिबल है, सेटिस्फाइजिंग। हाँ, सेटिस्फाइजिंग डिसीजन पॉसिबल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर भी, अगर आप डिसीजन लेते हो तो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन होता है। मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, बल्कि सेटिस्फाइजिंग डिसीजन, हाँ वो डिसीजन आपको सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन लेने के 3 स्टेप हैं, डिसीजन लेने के 3 स्टेप हैं। स्टेप देखो, पहला इंटेलिजेंट, तुम डिसीजन लेगो तो पहले तुमको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी। पहले तुमको अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, तब तुम डिसीजन लोगे, है ना। तो पहला आ गया तुम्हारा स्टेप क्या है डिसीजन का, एक इंटेलिजेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले माइंड का यूज करो डिसीजन लेने के लिए, फिर उसको डिजाइन करो। कैसे डिजाइन करोगे, तुम पहले देखोगे कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, इसमें अल्टरनेटिव्स क्या है, सॉल्यूशन कौन कौन सा पॉसिबल है, इस तरह से तुम डिजाइन करोगे, ठीक है। फिर चूज करोगे कौन सा अच्छा था, अल्टरनेटिव वाला अच्छा था कि जो ऑप्शन अवेलेबल है वो अच्छा था, मोस्ट सुटेबल तुम आंसर चूज करोगे। ये हो गया तुम्हारा स्टेप। डिसीजन लेने के सीक्वेंस, ये भी एग्जाम में आता है, सीक्वेंस क्या क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को पहचानो, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखो कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है ना, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन को सर्च करो। फिर जो तुम अल्टरनेटिव को चूज करोगी ना, उसको डिफाइन करो कि मैंने ये अल्टरनेटिव लिया, इसका ये है। फिर पहले अल्टरनेटिव को तलाश करोगी, मतलब इंफॉर्मेशन या अल्टरनेटिव को तुम क्या करोगी, सर्च करोगी, देखोगी कौन सा बेटर है। उसके बाद जिसको तुम चूज करोगे उसको तुम डिफाइन करोगी, और लास्ट में तुम उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर दोगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ये तुम्हारा सीक्वेंस है। फिर क्या बोल रहा कि हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि 2 टाइप का डिसीजन होता है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप, ठीक है। इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस, IDC, ठीक है ना। इंटेलिजेंट, डिजाइन, चॉइस, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या क्या होता है, एक बार, सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन कौन सा है भाई, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना या जस्टिफाई करना, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना, है ना, सर्च करना अल्टरनेटिव को, फिर लास्ट में अल्टरनेटिव को डिफाइन करना,
ठीक है, डिफाइन कर दी और लास्ट में एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना। ठीक है, हो गया, ये खत्म हो गया तुम्हारा। अब बोल रहा है कि दो टाइप का डिसीजन होता है, एक होता है प्रोग्राम्ड, एक होता है नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड का मतलब, ये क्वेश्चन तो देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हाँ, लेकिन मैं हमेशा से ये पढ़ाती हूँ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो ये मेरा रहता है, ये मेरा पुराना नोट है, ठीक है, हाँ, है ना आरसी, मैं शुरू से पढ़ाती हूँ ये सब, हालांकि एग्जाम में आता भी है, मैं शुरू से सारा चीज पढ़ाती हूँ, कुछ नहीं छोड़ती हूँ। चलो, दो टाइप का डिसीजन होता है, मैं प्रीवियस ईयर देख के नहीं बनाई, ये बुक में ही है और ये मैं शुरू से ही मेरा नोट में है, ठीक है, हाँ, बोला एक होता है, देखो दो टाइप का डिसीजन, एक होता है प्रोग्राम डिसीजन और दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जो प्रोग्राम डिसीजन, जो तुम ऐसा डिसीजन ले रही हो पूरा स्ट्रक्चर वे में ले रही हो, प्लान बनाकर, रूल के अकॉर्डिंग, है ना, ऑलरेडी तुमने डिसीजन ले चुका है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में ले रही हो, है ना, सडनली नहीं ले रही हो, पूरा एकदम रूल फॉलो कर रही हो, तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम डिसीजन। डिसीजन दो तरीका से लिया जाता है, अगर तुम पूरा एकदम सोच समझ के डिसीजन ले रही हो, स्ट्रक्चर वे में डिसीजन ले रही हो, है ना, उसको बोलेंगे प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम मतलब क्या, अनस्ट्रक्चर, जो सडनली तुम ले रही है, वन टाइम डिसीजन, डायरेक्ट ले ली, इसको बोलेंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, इन्होंने बोला कि दो डिसीजन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, देखो कितना दिमाग खराब है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वैल्यू कंपोनेंट्स और दूसरा होता है फैक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन डिसीजन करने के लिए सबसे पहले मैं वैल्यू को बता देंगे। वैल्यू क्या है, प्रोपोजिशन विच कांट बी क्वांटिफाई, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। वैल्यू कंपोनेंट मतलब क्या, जब तो आप डिसीजन ले रहे हो, ऑनेस्ट, काइंडनेस, गुड या बैड, ये हो गया वैल्यू कंपोनेंट। ठीक है, कांट बी वेरीफाई ट्रू या फॉल्स। अच्छा, कोई इंसान डिसीजन ले रहा है, वो बोला मैं ऑनेस्ट हूँ, तो क्या तुम इसको वेरीफाई कर पाओगे कि सचमुच वो ऑनेस्ट है या नहीं, सचमुच वो काइंडनेस है या नहीं, वो ऊपर से दिखा रहा होगा। ठीक है ना, बोला डिसीजन लेने के लिए दो तरह का कंपोनेंट्स होता है, एक होता है वैल्यू कंपोनेंट्स जिसके अंदर ऑनेस्ट आएगा, काइंडनेस, गुड, बैड। बोला इसको हम लोग वेरीफाई, इसको हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे, इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। बोलो क्यों, कैसे पहचानेंगे भाई कि ये इंसान सचमुच ऑनेस्ट है कि नहीं, है ना, बोल रहा है कि हम ऑनेस्ट है। बोले कि एक होगा फैक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कैन बी वेरीफाई, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सेंस, वो इंसान कितना कितना पढ़ा लिखा है, कितना माइंड है उसके अंदर, है ना। तो सैमन बोल रहा, सैमन इज ए कंसेंट फैक्ट एंड नॉट वैल्यू। फैक्ट फैक्ट में मतलब क्या, तुम साइंस पे बेस है ना, क्या सही क्या गलत, तुम आंखों देखी बात पे विश्वास कर रही हो, जो मैंने देखा वो सही, ट्रू एंड फॉल्स पे बिलीव कर रही हो, तुम उसको पहचान सकते हो, वेरीफाई करते हो। तो सैमन बोल रहा है कि देखो भाई, दो तो कंपोनेंट है, सैमन बोल रहे हैं कि डिसीजन के दो कंपोनेंट है, एक है वैल्यू, एक है फैक्ट, एक है वैल्यू। बोले कि जब हम डिसीजन लेंगे, वैल्यू को यूज करेंगे, वैल्यू कंपोनेंट्स को, तो इसमें हम बोले कि पता नहीं ये पर्सन झूठ बोला कि सच बोल रहा ऑनेस्ट है ना, भाई नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक ना, ये सही है कि गलत है हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो फैक्ट वाला है ना, ये तो देख के ही पता चलेगा, जैसे एक इंसान सही है या गलत, एक इंसान पढ़ा लिखा है ये कि नहीं, है ना, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड हो गया। तो जब आप डिसीजन लेना तो आप फैक्ट को यूज करें। तो एक तरीका से, है ना, एक तरीका से हर्बर्ट साइमन डिसीजन लेने के लिए कौन सा कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं, फैक्ट को। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिसीजन शुड बी बेस्ड मोर फैक्ट ना कि वैल्यू। तो हर्बर्ट साइमन किसको, देख लो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, हर्बर्ट साइमन फैक्ट को सपोर्ट करते हैं कि वैल्यू को, फैक्ट को, क्योंकि फैक्ट में तुमको पता है क्या सही क्या गलत, तुम डेटा देख लो तुमको पता चल जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, कि जैसे अभी तुम देखी होगी बिग बॉस में क्या बोला गया, बिग बॉस में जो तानिया मित्तल आई वो क्या बोली कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं मिलियनियर हूँ, वो क्या क्या बोली, लोगों ने जाके फैक्ट देख लिया इंटरनेट पे, पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है ना। तो फैक्ट पे बिलीव करो और डिसीजन लेने वक्त फैक्ट यूज करो, वैल्यू यूज करोगी तो नहीं चलेगा। तो हर्बर्ट सामने बोलते हैं डिसीजन जो होगा वो फैक्ट पे बेस होगा ना कि वैल्यू पे। ठीक है, मैं एक बार तुम लोगों को यहाँ पे रिविजन कराऊंगी, रुको, ये पूरा ही भरा हुआ है। अब मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मैं कराऊंगी तो तुम लोगों का, हाँ ये बताओ तुम लोग कैरी कर पा रही हो कि नहीं, ये बात बताओ। ठीक है, अभी मैं पता समझ में आ जाएगा कैरी हो रहा है कि, ठीक ना। डिसीजन मेकिंग के स्टेप कितना है, डिसीजन मेकिंग के स्टेप कितने हैं, कौन कौन सा,
ठीक है। डिसीजन मेकिंग के सीक्वेंस क्या क्या है? हाँ, डिफाइन प्रॉब्लम या एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम को। हाँ, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव को सर्च करना। हाँ, सर्च हाँ, सर्च अल्टरनेटिव। फिर डिफाइन करेंगे अल्टरनेटिव को, फिर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, सिलेक्ट कर लेंगे एक, ठीक है ना। डिसीजन के कितने टाइप हैं? टाइप ऑफ डिसीजन। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम। मुझे बताओ प्रोग्राम क्या है, स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर? पहले से प्लान किया जाता है। और नॉन क्या है? अनस्ट्रक्चर है। अब मुझे बताओ कंपोनेंट्स कितने डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स, वैल्यू, फैक्ट। हर्बर्ट साइमन बोल रहे हैं कि डिसीजन लेने के लिए क्या डिसीजन किस पे बेस्ड होना चाहिए? बिल्कुल, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक है। मुझे बताओ कहीं पे कंफ्यूजिंग हुआ तुम लोगों को? कहीं पर भी कुछ भी? कंटिन्यू करूं क्लास? तुम लोगों का हौच पौच तो नहीं होगा ना? अच्छा, मुझे कल सुषमा बोली थी कि क्या बोली? हाँ, हार्वर्ड साइमन कंप्लीट हो गया। तब अब रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है। सुनो, और सब बोलो, और भी सब बोलो, ठीक है ना। मेजोरिटी में बोलो, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे भी 1 मिनट बचा हुआ है ना। एक और बात सुनो। हाँ, हाँ, एक और बात सुनो। कल मुझे हाँ, कल सुषमा मुझे बोली ना कि दीदी